ये समझना होगा कि क्लियर लिक्विड डाइट क्या होती है, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी कण शामिल ना हो। जैसे मान लीजिए अगर आप नारियल पानी पी रहे हैं, मान लीजिए आप कॉफी पी रहे हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई कण है, किसी प्रकार के कोई कण है नहीं है ना। पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, यहां तक कि काली चाय हो गया, या फिर साफ शोरबा जानबूझ के इन्होंने लिखा है। कारण क्या है, एकदम क्लियर, क्लिस्टर क्लियर, यानी कि कह लो वेजिटेबल स्टॉक, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कण शामिल नहीं है, तो ये भी क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही हम दूध मिलाते हैं, सुनिए, दूध मिलाते हैं, इन सारी चीजों में अगर हम दूध मिला देंगे ना, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सेमी लिक्विड डाइट के अंदर आ जाएगा। फलों का जूस भी क्लियर डाइट में माना जाता है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें दूध मिला दिया, गाढ़ी हो जाती है ना चीजें, दही मिला दिया, कोई भी चीज ऐसी मिला दी, तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा सेमी लिक्विड में हो जाता है। क्यों होता है, कारण क्या है, सुनना नहीं चाहोगे, क्योंकि दूध के अंदर जब आप दूध मिलाते हो ना, इन चीजों में दूध के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, पहली क्वेश्चन गलत। हाँ, दूध के अंदर क्या देखने को मिलता है, वसा भी है, प्रोटीन भी है। क्वेश्चन को ढंग से देखा करो, प्रोटीन भी है इसके अंदर, वसा है, मुख्य रूप से प्रोटीन है, और कैलोरीज भी होती हैं। तो जैसे ही हमने इन सारी चीजों में, क्लियर मतलब एकदम पारदर्शी, लेकिन जब दूध मिला दिया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेमी लिक्विड डाइट में हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत पौष्टिक है, कंप्लीट डाइट इससे हम मानते हैं, और ये पारदर्शी नहीं बल्कि एक पौष्टिक आहार में जो है कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसका आंसर बी मत लगाएं, इसका आंसर आप दूध लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दूध लगाएंगे। हो गई पहली गलती। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो क्लियर लिक्विड डाइट जो है वो उन पेशेंट को दी जाती है जो अभी जिनका ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुई है, एकदम तरल पदार्थ पर, बिल्कुल लिक्विड डाइट पर रखा जाता है, या फिर कोई गंभीर रोग है उसमें भी हम ऐसा करते हैं। आई बात समझ में? चलिए भाई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी हम सॉफ्ट डाइट की बात करते हैं, किसकी, मृदु भोजन भी से हम कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया भी था। तो इसमें बुजुर्गों को या बच्चों के लिए ये देना पड़ता है। और सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड क्या होता है, आसानी से पचने वाला। तो सेमी सॉलिड में जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी होगी, सूप हो गया, दही हो गया, पका हुआ केला हो गया, ये सारी चीजें देते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली दूध जब हम ऐड करते हैं ना, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर से सेमी में हो जाएगा, क्लियर से सेमी में। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। शाबाश, क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, आंसर लगाएंगे। टाइफाइड के शुरुआती चरण में रोगी को इन चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। मान लीजिए किसी भी रोगी को टाइफाइड हो रखा है, रोगी कहेंगे ना, किसी भी रोगी को टाइफाइड हो रखा है। अब जब वह टाइफाइड हो रखा है तो ऐसे केसेस में अब शुरुआती दौर है, पेट बिल्कुल खराब होगा उसका, या आते जो है सूजन होगी उसके अंदर, है ना, पेट में दर्द रहती होगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, उच्च फाइबर वाले सलाद देने चाहिए, मसालेदार नरम आहार देने चाहिए, या फिर साफ तरलीय पदार्थ देने चाहिए, या फिर वसा युक्त भोजन देना चाहिए। शुरुआती दौर में लिखा है इसमें कि शुरुआत जो है, शुरुआत में हमें क्या देना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी इंसान को टाइफाइड का रोग है, तो ऐसे केस में हमेशा हमें क्या देना चाहिए, क्या दोगे भाई आप, शुरुआत में क्या देना चाहिए, साफ तरल, मतलब एकदम लिक्विड डाइट पर रखो, एकदम लिक्विड डाइट पर। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सुनो, पहले तो लिक्विड डाइट होता है, फिर धीरे धीरे जैसे रिकवरी हमने देखा कि उसके अंदर रिकवरी हो रही है, फिर सेमी लिक्विड पर आ जाओ। पहले आती है क्या, पहले आती है लिक्विड डाइट, एकदम तरलीय आहार, ठीक है, एकदम तरल आहार देंगे। फिर किसके ऊपर आ जाओ, अर्ध तलीय आहार पे आ जाओ, यानी कि सेमी लिक्विड पर आ जाओ, है ना। फिर इसके बाद जैसे और देखा कि और जो है सही हो रहा है इंसान, तो नरम आहार पर, एकदम सॉफ्ट डाइट पर आ जाओ आप, ठीक है, सॉफ्ट दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीजें आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे बिल्कुल ठीक हो जाए तो संतुलित आहार दे दो, बैलेंस डाइट दे दो उसे, कि ऐसे ऐसे खाना है भाई आगे से। तो इसका मतलब क्या है, तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो यदि शुरुआत में पूछा है तो साफ तरलीय पदार्थ यानी कि क्लियर लिक्विड्स आपको देने पड़ेंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, शाबाश। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, और कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। अभी बताऊंगी कहां समझाया था, कैसे समझाया था। एक निष्क्रिय व्यक्ति है, मान लीजिए, निष्क्रिय समझते हो, सेडेंटरी मतलब कोई काम नहीं करता है, एकदम निकट्टा इंसान है, बैठा रहेगा सोफे पे या बिस्तर पे, इस तरीके से सेडेंटरी कहते हैं उसको। तो उसका वजन मान लीजिए क्या है, 60 किलोग्राम है, 60 kg है। तो अब
उसे प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो आप क्या कहेंगे? 1500 किलो कैलोरी कहेंगे, 1800 कहेंगे, 2000 या फिर 2200 कहेंगे। कैसे निकालना था, किस तरीके से निकालना था, जल्दी से बताएं मुझे। शाबाश, पता है आपको, जल्दी से मुझे बताएं कैलकुलेट करके। और भूलना नहीं है किसी भी बच्चे को, ताजा ताजा जो है हमने समझा है, भूलना नहीं है किसी भी बच्चे को। क्या होगा इसका सही उत्तर? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बीच में गड़बड़ी भी हो रही है ना, इधर आ जाओ। जब हम कैलोरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैलोरी की। तो एक ऐसा इंसान जो क्या है? गतिहीन है, यानी कि गति नहीं करता, इसे कहते हैं सेडेंट्री, निष्क्रिय है। क्या है? सेडेंट्री है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ये नहीं होनी चाहिए, है ना, ये नहीं, बैठने वाली लाइफस्टाइल तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? उसका जो भी वजन होगा उसको किससे गुणा करोगे? 30 से गुणा करोगे। तो बहुत सारे बच्चे सही भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे गड़बड़ भी कर रहे हैं। और मान लीजिए कि कोई जो है मध्यम जो है गति रहती है, चलना फिरना उठना बैठना थोड़ा बहुत जो है मध्यम है, तो 40 किलो, मतलब इसमें लिखा होगा कि मध्यम वजन है या मध्यम गति करता है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 30, 40, 50। ये ध्यान रखना। किसान वगैरह हो या फिर जो खेतों में काम करता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो जिसका काम ही खड़े रहने का है, जिसका काम ही फिजिकल है, तो उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 से। और यदि कोई भी इंसान 40 से ऊपर है, तुम्हारे पापा हो गए, तुम्हारी मम्मी हो गई, तुम्हारे दादाजी हो गए, दादी हो गई, ये जो भी हो गया, तो आप क्या करेंगे? टोटल कैलोरी तो निकालेंगे, लेकिन माइनस कर देंगे 20%। ये ध्यान रखना, 20 या 30% जो है हमें माइनस करना पड़ता है ऐसे केसेस में। क्लियर है बात? चलिए भाई निकालो जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे? यहां पर इसमें लिखा है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय का मतलब क्या है? 30 को वजन से गुणा कर दो। वजन कहां पर है? कितना है? 7 दे रखा है, तो कितना हो गया आंसर? हाँ, 6 कितना हो गया? 1800 हो गया। कितनी कैलोरी आ जाएगी? बी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ, यदि कोई भी ऐसा इंसान है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लो, यदि कोई ऐसा इंसान है, जल्दी से मुझे बताइएगा, सॉल्व करिए इसे, जो मध्यम गति वाला है, मध्यम गति वाला है, लेकिन उसका जो वजन है वह 70 किलो का है। कितना है? 70 किलो का है। बताइए उसे कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? कितनी कैलोरी की आवश्यकता है उसे? तो ऐसे हमें निकालना होता है। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसका बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है, जिसका हाई लेवल पर क्या होता है? हाई लेवल पर क्या होता है? काम होता है, ये कार्य करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्रिय है। क्या है? सक्रिय है, अधिक सक्रिय है। और उसका वजन कितना है? उसका वजन मान लेते हैं, उसका वजन भी 70 kg है। उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी फिर ऐसे केस में? बताइए भाई। कोई ऐसा इंसान है जो 45 वर्ष का है, कितना? 45 वर्ष का है, और उसका वजन कितना है? उसका वजन भी 70 ही मान लीजिए, 70 kg है। तो उसमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? बताइए भाई। यहां से यदि क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, सीधा लगा के आना है। क्या कहोगे? ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा रखा है, म्यूफा, प्यूफा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इग्नोर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप लोग भी इग्नोर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लगाओ भाई। तो जब हम मध्यम की बात करते हैं, किससे गुणा करना पड़ेगा? 30, 40, 50। 30, 40, 50। तो आप क्या कहेंगे? 40 से गुणा कर दो वजन को। किसको? 40 से गुणा करेंगे किसको? वजन को। करिए। कोई ऐसा इंसान जो बहुत एक्टिव है, तो ऐसे केस में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 50 से गुणा करना है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो बुजुर्ग है, क्या है? जो बुजुर्ग है, लेकिन हाँ एक और लिखो, बुजुर्ग है लेकिन थोड़ा बहुत चलता फिरता है, यानी कि मध्यम गति वाला है, मध्यम मॉडरेट है, तो ऐसे केस में किससे गुणा करेंगे? लिखा हुआ आएगा, चिंता मत करना, है ना, ये लिखा हुआ आएगा। तो उस केस में किससे मल्टीप्लाई करना है? अगेन आ जाओ, 40 गुणा 70 करेंगे आप लोग, है ना। क्या करेंगे? 40 गुणा 70 करेंगे। लगाओ भाई, 40 गुणा 70 करोगे, लेकिन क्या करोगे? जो भी आंसर आएगा उसमें 20% माइनस करना है। ये बता रखा है मैंने, 20 या फिर 30%। तो ये क्वेश्चन के अनुसार देखना होगा। तो 40 होगा, 70 से गुणा करोगे, कितना हो गया? 7 4 जा कितना हो गया यहाँ पर? 7 4 जा 28। कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। क्लियर है बात? फिर यहाँ पर 5 सत्ते कितना हो गया? 3500। कितना हो गया? 3500 हो गया। और यहां पर निकालो 4, कितना हो गया? यहां पर भी 28 हो गया, लेकिन माइनस कर दो इसका 20% निकालिए। इसका कितना हो गया? 2800 का 20% निकालिए जल्दी से, फटाफट से, शाबाश, निकालें जल्दी से। कितना हो गया? 0 8
8 दूनी 16 और 4 और 5, 560 माइनस करना है। क्या करना है? 2800 में से 560 माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में इसकी क्या निकल जाएगी? कैलोरी निकल जाएगी। कितना हो गया? कितना हो गया यहां पर? यहाँ 2240। तो 2240 आएगा इसका आंसर। गड़बड़ घोटाला मत कर दीजिएगा। तो ये आएगा आंसर। क्या आएगा? इस प्रकार से आंसर निकालने होंगे तो पता होना चाहिए भाई। और ऐसे कोई आंसर नहीं निकाले तो गड़बड़ हो जाएगी, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पेपर में सवाल आए ना और लगा के नहीं आए फिर देखना, ठीक है। ग्लाइकेमिक एसिड, ग्लाइसेमिक एसिड, ग्लाइसेमिक लोड ऐसे ही बता रखे मैंने। काफी सारे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगा के नहीं आए तो फिर अच्छा नहीं होगा। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है पढ़ाने के बाद भी अगर बच्चा जो है वह मेहनत नहीं कर रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। अपनी तरफ से मेहनत करनी है, भरपूर करनी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, कोई बात नहीं, आएंगे लगाकर, लगा के आना है, बस मैं इतना कहूंगी आपसे, राइट। चलिए भाई कोई बात नहीं, जल्दी से लगाओ, जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आएंगे। एक स्पष्ट प्रतिबंधित तरल आहार का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। स्पष्ट मतलब बिल्कुल क्लियर है, साफ, कोई कण नहीं है उसके अंदर। तो क्लियर डाइट किसको दी जाती है? अब आपको बहुत अच्छे से पता है, जल्दी से बताएं किस केस में हम क्लियर डाइट को देते हैं। किस केस में देंगे बताओ? कब कब देते हैं? या तो कोई इंसान, या तो कोई ऐसा इंसान है जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे जो महिलाएं जो अभी गेस्टेशनल पीरियड पर थी उनके केस में भी ऐसा देना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर लिक्विड डाइट जो है इसलिए दी जाती है, ये जो आते हैं ना आंतों को नरम करने के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, पानी क्या करता है, ओआरएस का घोल क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, तो ये संतुलन बन जाता है। मतलब इस कह लो कि मशीन को, ये मशीन ही तो है, मशीन को चलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी पिलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत हालत खराब है। तो ऐसे तरल पदार्थ जो बिल्कुल पारदर्शी होते हैं, मतलब बिल्कुल दिख रहा होता है, कांच के ग्लास में डालोगे तो, और आसानी से पच सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्लियर लिक्विड डाइट कहते हैं। क्लियर है? इनमें क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, इनमें किसी प्रकार का ठोस पदार्थ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का फाइबर भी नहीं होना चाहिए। फाइबर भी जल्दी नहीं पचेगा, सलाद खिला दोगे दिक्कत, पेट में दर्द होने लग जाएगा, है ना। तो पानी पिलाओ, नींबू पानी पिलाओ, नारियल पानी पिलाइए, साफ सूप पिलाइए। साफ का मतलब लिक्विड, एकदम लिक्विड, कोई इसमें सेमी सॉलिड नहीं होना चाहिए। चाय लेकिन बिना दूध के, चाय लेकिन बिना दूध के आपको पिलानी है। फलों का रस भी बिना गूदे के फलों का रस आप पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे पाचन आसानी से हो पाएगा। तो आप क्या कहोगे? आंत को आराम देने वाले और जल इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए अपर्याप्त अल्पकालिक तरल आएंगे तो चिंता नहीं होगी, राइट। चलिए भाई, तो यदि आपसे पूछा जाए ना, ये हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी क्लासेस में भी, यदि आपसे पूछा जाए कि किडनी के और कौन कौन से नाम हैं, तो नेफ्राइटिस भी एक किडनी की ही समस्या है, ये ध्यान रखना। गुर्दा रोग है, रीनल कह लो, किडनी रोग कह लो, बात एक है, या नेफ्राइटिस कह लो, बात एक है। इसमें क्या होता है? गुर्दे में समस्या हो जाती है, तो इसलिए सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, यूरिया, ये लोग नहीं निकाल पाते, फिल्टर नहीं हो पाता है, फिर शरीर दर्द मारता है, इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है। देखो ये एक नॉर्मल किडनी है, ये नेफ्राइटिस वाली है। नेफ्राइटिस वाली मतलब क्या है? सूजन हो गई है इसमें, देखो इसे अच्छे से, सूजन हो गई इस किडनी के अंदर। तो आहार में नमक कम कर देंगे, प्रोटीन की मात्रा क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ये ध्यान रखना। तो याद रखना है इसको, ठीक है जी, क्लियर है बात। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आएंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? धीरे धीरे करो लेकिन आराम से समझते जाओ। मतलब आज की क्लास ऐसे होनी चाहिए, गुणकारी होनी चाहिए कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आए। नहीं तो होता क्या है कि मैं देखती हूं कि आंसर टिक लगाते हैं, बस काम खत्म, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन का अर्थ ही समझ में नहीं आया, टिक लगाने से क्या ही मतलब है जब समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो कौन सा, क्योंकि अभी तो लगा लेंगे फिर पेपर में तो दिक्कत आएगी ना, ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती है। कौन सा नैदानिक समूह कम कैलोरी वाले आहार का सबसे उपयुक्त संकेत देता है? कम कैलोरी, जिसमें कम कैलोरी दी जाती है, कम कैलोरी दी जाती है, तो इसमें किसमें आएगा बताओ भाई? कम कैलोरी किसमें दी जाएगी और क्यों दी जाती है, कारण क्या है, यह भी बताइए। पहले से इंसान गोलू मोलू है, मेरी तरह हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? कम कैलोरीज देंगे। क्या करेंगे? कम कैलोरीज देंगे। तो मोटापे में हमें कम कैलोरी देनी होती है। ऐसा इंसान जो बीपी का शिकार है, उस केस में भी हमें कम कैलोरी देनी होगी, संतुलित आहार देना होगा, मेवे बंद करने होंगे,
है ना। ऐसा इंसान जो डायबिटीज रोग वाला है, टाइप 2 डिजीज है जिसको, उसको भी हम कम कैलोरी देते हैं, ज्यादा हम कैलोरीज नहीं देंगे। तो वसा हो गया, या फिर कैलोरी वाला खाना हो गया, है ना, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी कम करना है, ये रोटी अनाज जो है वे कम खाएं, चावल कम खाएं, फटाफट से हम लगाम लगा देते हैं। या कोई ऐसा इंसान है जो हृदय रोग है, जिसे हम कहते हैं इस्केमिक हृदय रोग, IHD कहते हैं, उसको भी हम कम कैलोरी देंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं लिखूं कि कम कैलोरी का मतलब क्या है, तो मोटापे से, सुन लीजिए ये ताकि याद रह जाए, क्वेश्चन में इसलिए फ्रेम कर रही हूं ऐसे याद रह जाए। तो उच्च रक्तचाप वाले में, हाई बीपी है उसमें भी कम कैलोरी हो गई, टाइप 2 मधुमेह होगा, या इस्केमिक हृदय रोग होगा, या ऑपरेशन से पहले की तैयारी करना है तो नमक बंद कर दिया जाता है, या फिर कम कैलोरी कर दी जाती है। ये भी दोनों बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? समझ में आ गई है? तो बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सीलिएक रोग अभी हमने क्या करा, इसमें अनाज जिसमें ग्लूटेन होगा वो बंद करा जाएगा, राइट। लैक्टोज असहिष्णुता, दूध बंद किया जाएगा, ये दूध से संबंधित जो भी चीजें होंगी बंद कर दिया जाएगा। तीव्र अग्नाशय शोध यानी कि पैनक्रियाटिक रिलेटेड समस्या, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? ऐसे केस में हम प्रोटीन दे सकते हैं, कैलोरी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल भी गया इंसान, जला भुना हो गया, तो उसको शरीर की मरम्मत की जरूरत है ना, मर जाएगा वो, तो इसलिए भी इस केस में प्रोटीन भी देंगे और कैलोरीज भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई है? तो याद रखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिलहाल बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब इससे ना पता चलेगा। अच्छा, वीडियो सेक्शन में भी ना एक्टिव रहना, क्योंकि अब मेरी यही स्ट्रैटेजी है कि जो छोटी छोटी टर्म्स जो कंफ्यूजिंग होती है उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ अच्छा लेके आऊं, ताकि आपकी जो तैयारी है, एफ वाले बच्चों को भी कहूंगी भाई ये बात। तो क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं 10 मिनट में समझ में आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे मैं शुरुआत करने वाली हूँ, तैयार रहिएगा, ठीक है। ऐसे मैं वैसे सीटेट वगैरह या फिर दूसरे एग्जाम में मैं शुरू करती थी, और मैं चाहूंगी कि इस एग्जाम में तो और भी बहुत बारीकियों से हमें चीजों को समझना होगा। तो इसलिए जो टेक्निकल टर्म्स है, जैसे मान लीजिए ये भी टेक्निकल टर्म्स है, जो फुल फॉर्म्स हो गई, नहीं समझ में आती ना, तो 10 मिनट में झटके में हम समझ लेंगे, ये मेरा वादा रहेगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चलिए, किस वसा को खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, क्या कहेंगे? एसडीएल कहेंगे, ऐसी क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में ऐसी आएगा, एचडीएल होगा, एलडीएल होगा, प्यूफा, म्यूफा, ईएफए, क्या सुना है आपने? बहुत सारी चीजें सुनी है, ट्रांसफैट, टीएफए, काफी सारी चीजें सुनी है। तो सुन लीजिए, जब भी हम खराब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, एक आंसर हमारे दिमाग से निकलना चाहिए जिसका नाम है एलडीएल। क्या कहते हैं इसे? हम एलडीएल कहते हैं। एलडीएल का मतलब कहता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये खून की नस की जो दीवारें होती है ना, समझ लो खून है हमारा, उसकी जो नसों में ये प्रवाह कर रहा है, उसकी जो दीवारें हैं, उसकी जो परत है, उसमें चिपक जाता है, और उसमें अगर चिपकेगा तो क्या होगा, नस ऐसे 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 पतली पतली होती जाएगी, और फिर रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, हार्ट अटैक की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या, ब्लॉक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप गंदा खाना खाते हैं। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये ध्यान रखना। तो आप क्या कहेंगे? एलडीएल। एलडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? लो डेंसिटी, लो प्रोटीन, सॉरी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, प्रोटीन, यानी कि निम्न घनत्व वाला लिपोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मूंगफली खाइए, कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको हृदय रोग तो नहीं होगा। आप नट्स खाइए, बादाम खाइए, आप किसी भी प्रकार का अखरोट खा रहे हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल है। आप ऑलिव ऑयल का यदि सेवन कर रहे हैं, गुड है। मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड है, यानी कि हाई डेंसिटी वाला है। म्यूफा, प्यूफा भी, म्यूफा का मतलब होता है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, और प्यूफा का मतलब होता है पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो म्यूफा क्या होता है? एक बॉन्डिंग होती है, अभी बॉन्ड समझना है हमें, कार्बोहाइड्रेट वगैरह इसमें, तो आप चिंता मत करें, आराम से इसे हम समझेंगे। इसमें काफी सारी केमिकल क्लासिफिकेशन भी है, और द शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगी इसे, कि झटके में इसको जो है समझ लेंगे कि किस तरीके से हमें करना होता है ना। तो अगली बार यही होगा। तो एलडीएल जो है वह फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर है 8वां, आंसर लगाएंगे। आवश्यक वसीय अमल क्या होता है जिसे हम ईएफए कहते हैं? मतलब ये जरूरी है, ये जरूरी है। आवश्यक मतलब जरूरी हो गया। तो आवश्यक वसीय अमल क्या होता है इसके बारे में बताएं।
क्या कहेंगे आप? पामेटिक अम्ल कहते हैं या फिर स्टीयरिक अम्ल कहते हैं, लिनोलिक अम्ल या फिर लिनोलेनिक अम्ल कहेंगे, या फिर ऑलिक अम्ल कहेंगे, या लॉरिक अम्ल कहेंगे, या ब्यूटेरिक या अम्ल कहेंगे, या मिरिस्टिक अम्ल कहेंगे। इस तरीके से यदि प्रश्न आता है तो समझ लो पहले ईएफए क्या होता है। ईएफए क्या होता है जिसे कहते हैं बहुत जरूरी, मतलब ऐसे वसीय अमल जिन्हें शरीर स्वयं नहीं बना पाता, हमें कहीं ना कहीं से खाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से क्या करने पड़ेंगे? खाने पड़ेंगे। इन्हें हम भोजन में, डाइट में इन्हें हमें लेना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है बात? क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिकाओं का निर्माण, सेल का निर्माण इसी से होता है। तो हार्मोन को सही करने के लिए या फिर कोई समस्या ना आने के लिए इसका सेवन करना बहुत जरूरी है, जो हमें अलग से लेना पड़ता है। तो बेसिकली इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो मुख्य रूप से ईएफएस होते हैं वे कौन से होते हैं? लिनोलिक अम्ल जिसे कहते हैं, या लिनोलेनिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। इन शॉर्ट ओमेगा 6 फैटी एसिड्स किसे कहते हैं? लिनोलिक को। ओमेगा 6 जो मलाइका अरोड़ा खाती है ना, तो ये ध्यान रखना, ओमेगा 6 मतलब कैप्सूल, फिश ऑयल, तो वह खाना पड़ता है जवान दिखने के लिए। मैं भी कंज्यूम करूंगी, लेकिन वो फिश ऑयल है। सबसे बड़ी बात ये है। लिनोलेनिक जिसे हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमें लेने चाहिए, ये ध्यान रखना, जो हमारी नॉर्मल डाइट से हमें नहीं मिल सकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। समझ में आ रही है? ये हमें नॉर्मल डाइट से नहीं मिल सकता, इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, शाबाश। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? नोवा। वनस्पति घी में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए? जो आप डालडा घी खा रहे हैं, यदि खा रहे हैं, तो इसमें मीफा होगा, प्यूफा होगा, ट्रांस वसा होगी, ट्रांस फैट्स होंगे, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होंगे। बताइए भाई क्या होगा? वनस्पति घी खा रहे हैं यदि, तो इसमें किस प्रकार का फैटी एसिड्स होगा? क्या डालडा खाना चाहिए? पहले डालडा में पूड़ियां तली जाती थी, लेकिन आप जो है समझ लीजिए डालडा सही नहीं है, वेजिटेबल ऑयल है ये, ठीक है। ये इसका जो प्रक्रिया है वो कैसे बनती है? हाइड्रोजिनेशन से बनती है। ये सही नहीं होता है, शरीर के लिए तो सही नहीं है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में या फिर ट्रांस फैटी एसिड में ये काउंट होता है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रांस फैटी एसिड मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल, खराब। ये जो स्नैक्स बनते हैं, आपको जो लड्डू आते हैं आपके घर में, क्या आपको लगता है वो हलवाई वाला अच्छा जो है कार्यक्रम कर रहा होगा, अच्छा जो है घी लगा रहा होगा? नहीं, ये सीधा सीधा आपको हार्ट डिजीज देने वाला है, ध्यान रखना, हृदय रोग देने वाला है। तो ट्रांस फैट जो है वह सही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर एलडीएल है, ये समझिएगा, खराब कोलेस्ट्रॉल है, खराब वसा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर आ जाओ, गुर्दे रोग पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबरिंग एक बार देख लीजिएगा। गुर्दे की विफलता में प्रोटीन का सेवन होना चाहिए, किस प्रकार से? मान लीजिए किडनी की समस्या आ गई है, तो उस समय पर हमें प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कम। सीधा सीधा लगा दो इसका तो उत्तर, अभी हमने लगाया भी था, है ना। इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। कभी भी गुर्दे की समस्या हो जाए तो उस केस में सब कुछ कम किया जाता है, यहां तक कि सोडियम भी, पोटेशियम भी। इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, वहीं पर रहेंगे, और वहीं पर रहेंगे तो क्या कर देंगे? कैंसर बना देंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए हमें ऐसी चीजों को कम खाना चाहिए। किडनी के अंदर वह क्षमता नहीं है ना, वह क्षमता घट गई है, यूरिक एसिड बनेगा, सूजन आ जाएगी शरीर के अंदर, जो कि सही नहीं होगा। खून में आपका यूरिया जा रहा है, समझो, जो यूरिया हम मना करते हैं कि दूध में मत मिलाओ, वो ऑलरेडी बनता जा रहा है, शरीर के अंदर ही बन रहा है अपने आप से। वो सही होगा क्या? नहीं होगा। तो कम, क्या कहेंगे? कम प्रोटीन वाला आहार हमें लेना चाहिए। समझ में आ गया? और पेशाब के जरिए अगर यूरिया निकला, बड़ी तकलीफ आती है। बुढ़ापे में कितनी तकलीफ आती है ना, कितनी दर्द होगी, सोचो। तो कम जो है हमें लेना चाहिए। तो ये सारे रीजन है जो एक दूसरे से संबंधित है। चलिए भाई, क्वाशियोर्कर में आहार में प्रचुर मात्रा में क्या होना चाहिए? यदि कोई भी ऐसा इंसान है जो क्वाशियोर्कर का शिकार है, तो आप इस केस में क्या कहेंगे? उनके लिए क्या रिकमेंडेशन करेंगे? तो पीईएम मॉडल को समझ लीजिए, प्रोटीन, एनर्जी और माल न्यूट्रिशन। इसमें दो प्रकार के रोग होते हैं। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि प्रोटीन की वजह से और ऊर्जा की वजह से कुपोषण हो रहा है।
समझ में आ गई। क्वाशीओरकर एक ऐसी समस्या है, क्वाशीओरकर एक ऐसी समस्या है जिसमें प्रोटीन की समस्या अधिक रूप से देखी जाती है। मेरास्मस में भी प्रोटीन की होती है समस्या, लेकिन उस लेवल पर नहीं होती जो इस लेवल पर होती है। क्वाशीओरकर में घातक प्रोटीन की समस्या हो जाती है, तो प्रोटीन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो आप क्या कहेंगे? प्रोटीन इनको लेना चाहिए। ये मैंने बहुत डिटेल में, पिछली बार भी मैंने इसे कवर किया था इस क्वेश्चन को, उसको देख लीजिएगा। और थ्योरी में हमने बहुत डिटेल में इसे किया है कि ऐसे लोग जो है क्वाशीओरकर का जो क्वाशीओरकर के अगर कोई भी बच्चे होते हैं, अक्सर बच्चों में आपको देखने को मिलेगी, तो गंभीर प्रोटीन की समस्या इसमें होती है, इतनी घातक कि वह मर भी सकते हैं। अक्सर बच्चों में ये देखने को मिलती है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे, आपके भी बच्चे हैं, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ रोटी खाते हैं, दाल, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कोई दाल नहीं खाते हैं, कोई प्रोटीन नहीं खाते किसी प्रकार का, ये समस्या हो जाएगी। तो प्रोटीन जरूर दीजिए उनको, दूध दीजिए, दाल दीजिए, अंडा खाइए, किसने रोका है? मांस खाइए, मछली खाइए, है ना, ये खाना जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा? सूजन। ये पेट फूला हुआ नहीं है, दिख रहा है फूला हुआ, मून की तरह है। मून फेस, क्या कहते हैं इसे? मून फेस होता है, मून की तरह, चंद्रमा जैसा दिखता है, गोल मटोल। क्या है? बाल जो है वे झड़ने लग जाएंगे, फ्लैंकी हेयर हो जाएंगे। फ्लैंकी हेयर सही नहीं होते हैं, त्वचा पर भी दाग धब्बे हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, लेकिन याद रहना चाहिए, मेन बात तो ये है। मधुमेह में आहार में शामिल होना चाहिए क्या? एक इंसान जो डायबिटीज लेके बैठा है, तुम्हारे घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग, ये तो बहुत आम तौर पर बहुत नॉर्मल हो गया। तो डायबिटीज यदि किसी को है, टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रही हूं। किसकी बात कर रही हूं? टाइप 2, जो अक्सर बुढ़ापे की डायबिटीज है, बुढ़ापे में एज हो जाती है 40 के बाद, 45 के बाद, ये सारी समस्या होने लगती है। अक्सर मोटे लोगों के अंदर, या फिर जिनका खान पान बेकार हो, या जो भी ऐसा इंसान जिसका इम्यूनिटी हमेशा लो रहता है, बार बार बुखार चढ़ता है, बार बार दिक्कत आती है, पतले लोगों में भी ये समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम है ही नहीं है, शरीर के अंदर झेलने वाली पावर है ही नहीं है। तो मधुमेह में आहार में क्या शामिल होना चाहिए? तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए? कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ। मैंने एक कटरीना कैफ का उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो। कटरीना कैफ ने अपनी बाजू पे क्या लगाया हुआ था? ब्लैक कलर का एक चिट चिपकाया हुआ था, तो आया भी था, वायरल भी हुआ था। तो लोगों को लगा कि बीमारी हो गया। अरे वो बीमारी नहीं है, वो देखना चाह रही है कि मेरा कब कब शुगर स्पाइक होता है पूरे दिन के अंदर, तो ये देखना चाह रही। तो इसका मतलब क्या है? इसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटियस। क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटियस। इसके मैंने काफी सारे क्वेश्चन जो है करवाए थे। जब भी हम ग्लाइसेमिक की बात करते हैं, ग्लाइसेमिक लोड नहीं होना चाहिए। वो कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा शुगर वाला खाना खा लेते हैं, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं। इन लोगों के लिए मना होता है। यहां तक कि हाई सैचुरेटेड फैट भी मना होता है, ये भी हृदय रोग को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो डायबिटीज में ये तीनों हानिकारक होते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई? वैसे तो आप लगा ही देंगे, लेकिन भी मैं आप सभी से ये कहूंगी कि ऐसे हमें काम करना चाहिए। अपने घर वालों में से किसी को भी डायबिटीज है तो उनको कहिए कि आप खा सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपके लिए खाना नहीं बना है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, क्या खाएं, फिर क्या खाएं? अरे साबुत अनाज दीजिए, फाइबर वाला खाना दीजिए, क्योंकि वह ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बैलेंस कर देगा। समझ में आ रही है? फल दीजिए, सब्जियां दीजिए, लेकिन वह सिट्रस फ्रूट्स होने चाहिए, खट्टे खट्टे होने चाहिए, दीजिए ना, किसने मना किया है? दालें दीजिए उनको, बीन्स दीजिए, सब कुछ दीजिए, मेवे भी दीजिए, लेकिन रोकथाम करके। बादाम दे सकते हैं, अलसी के बीज दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, फ्लैक्स सीड दे सकते हैं, चिया सीड दे सकते हैं, मेवे में ये खा लो। ठीक है, तो बी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है कि क्या खाएं, बहुत कुछ है। ये सबसे बड़ी समस्या मैंने देखा है कि अक्सर जो डायबिटीज वाला, हाँ आप भी कह रहे हो ना, घर पे है, तो घर पे रहता ही है, कोई ना कोई ऐसा इंसान रहता ही है। ठीक है, ऐप पर किसका साइंस का बैच लिया है या होम साइंस का लाइव क्लास चलती है? आज नहीं चलेगी, आज संडे है, आज सिर्फ और सिर्फ टेस्ट चलेगा। बाकी हमारी रोज क्लासेस होती है, कभी 2.5 घंटे की, कभी ज्यादा, राइट, 2 घंटे की, कभी ज्यादा। तो इसलिए आप लीजिए। सीलिएक रोग में किस भोजन से बचना चाहिए? तो अभी मैंने क्या कहा, जिसके अंदर ग्लूटन आपको देखने को मिलेगा, चिपचिपी, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें ग्लूटन है ना, आटा गूंथते हो ग्लूटन है उसके अंदर, मैदा ग्लूटन है, हाई लेवल का ग्लूटन है। तो सीलिएक डिजीज क्या होता है? एक बच्चों के दिमाग में ये भी होता है, देखिए, या कभी कभी ना एक एज के बाद ये डिजीज आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि हम तो पहले आटा खाते थे, अब कोई दिक्कत, अब एकदम से दिक्कत शुरू हुई है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एक ऑटो इम्यून डिजीज आ चुकी है, ये डिसऑर्डर आ चुका है, मतलब अपने आप ही ये विकसित हो रहा है। शरीर में ग्लूटन जो होता है, ग्लूटन किसमें पाया जाता है?
जैसे मान लीजिए गेहूं हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, ग्लूटेन है सब, ठीक है, इसको सहन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है जैसे ही होता है तो पेट में या तो दर्द होती है, आंतों में समस्या हो जाती है, सिकुड़न हो जाती है, या फिर ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए कि खाना पच नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा ऐसे इंसान को, अक्सर देखा होगा। तो ऐसे केस में हमें ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो देनी पड़ती है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो ग्लूटेन है आपको किसमें देखने को मिलेगा? व्हीट, आटा को मना किया जाता है, इसको आटे को मना किया जाता है। मक्का, आलू, चावल ही खा सकते हैं, तो आटे को या मैदे को, इन सबको मना किया जाता है। समझ में आ गई? चावल खा लेंगे लेकिन ये नहीं खा पाते। चलिए भाई, कब्ज में आहार में भरपूर मात्रा में क्या होना चाहिए? अब कब्ज के कितने प्रकार करे थे, और जब ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक जब छिड़ा था तो मुझे ड्रॉ करने में भी बड़ी समस्या हो रही थी, ये समझिएगा, है ना। कितने प्रकार के कब्ज होते हैं? कब्ज का मतलब क्या है? जब कोई भी इंसान मल को त्याग नहीं कर पा रहा है ना, जब कोई भी इंसान मल को त्याग नहीं कर पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कब्ज की समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्ज की समस्या कहते हैं। तो नाना प्रकार के कब्ज होते हैं, नाना प्रकार के क्या होते हैं? कब्ज होते हैं। तो इस केस में भरपूर मात्रा में क्या होना चाहिए? क्या खाने के लिए कहोगे? प्रोटीन कि और कब्जी हो जाए और सुबह दिक्कत आ जाए, या फिर क्या कहेंगे? देखिए ऐसे केस में हमें फाइबर से भरपूर उन्हें खाना देना चाहिए। तो फाइबर तो पहले सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइबर हमारा यहां पर सही उत्तर होगा। प्रोटीन अगर आप देते हो उनकी डाइट में तो उनको और भी अधिक कब्ज होने वाली है, और भी समय लगने वाला है। तो आप उनकी डाइट में से फिर प्रोटीन कम कर देंगे और क्या देंगे? फाइबर वाला खाना देंगे। और नाना प्रकार के कॉन्स्टिपेशन होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। कौन कौन से? प्राथमिक कब्ज कौन सी होती है? जिसमें कोई रोग समझ में नहीं आता, मुख्य कारण नहीं समझ में आता कि कब्ज हो क्यों रही है। बस इस बात का ध्यान रखना, भोजन में फाइबर की कमी है, या आप कम पानी पी रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं ढंग से, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कब्जी हो चुकी है। एक क्या होता है? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी होता है। क्रोनिक का मतलब बहुत लंबे समय तक है। क्या हमने डिस्कस किया था कि अगर हफ्ते में 3 बार से ज्यादा, 3 बार ही सिर्फ जो है वॉशरूम जाना पड़े, इसका मतलब इस इंसान को कब्जी है। ये ध्यान रखना, ये हमने डिस्कस किया था। तो नाना प्रकार के क्या होते हैं? कब्ज होते हैं। प्लास्टिक कब्ज क्या होता है? इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। क्लियर है? तो याद रखना कि इस केस में हमें क्या लेना चाहिए? फाइबर लेना चाहिए। घी मक्खन छोड़कर, प्रोटीन छोड़कर हमें सबसे ज्यादा ये लेना चाहिए। आप सलाद खाइए, आप फल फ्रूट खाइए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो मल त्याग ना कर पाना, इसे हम क्या कहते हैं? कब्जी कहते हैं। तो ऐसे केस में हमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आएंगे। शाबाश, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाएं, ठीक है, जल्दी से आ जाएंगे। शाबाश, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आए। हृदय रोग में किस प्रकार की वसा से सबसे अधिक बचना चाहिए? किस प्रकार की वसा को हमें नहीं लेना चाहिए? तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रांसफैट। ट्रांसफैट कहीं से कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, गंदा है ये फैट। चाउमीन से आएगा, नूडल्स से आएगा, स्प्रिंग रोल से आएगा, और किससे आएगा? चिली पोटैटो से आएगा। जो भी गंदा अगर आप खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, उससे ट्रांसफैट पहले आएगा। क्यों? क्योंकि ये गंदे तेल में, वेजिटेबल ऑयल में ये आपको तल तुल के देते हैं, और ये क्या करता है? ये हमारे सेल पर चिपक जाता है तेल, और जिसकी वजह से जो हमारी नाड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आपकी समझिएगा जो नाड़ियां होती हैं उसमें ब्लड कैसे रुक जाएगा। मैं ऊपर आना चाहता हूं, वो आ नहीं पा रहा है, रास्ता ही नहीं है। ट्रांसफैट क्या कहेंगे? ट्रांसफैट कहेंगे। चलिए वे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आएंगे। शाबाश, निम्नलिखित में से कौन सा आटा ग्लूटेन मुक्त आहार में सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है? कौन सा आटा आप देंगे? तो अभी हमने डिस्कस भी किया, गेहूं, राई और जो, बिल्कुल मना कर दीजिए, ये सही नहीं है, ये ध्यान रखना। कौन सा आटा आप देंगे? ऐसे केस में आप चावल का आटा जो है ले सकते हैं, मक्के का आटा, बाजरे का आटा उस इंसान को दे सकते हैं जिसको सेलिएक संबंधित रोग है। सेलिएक मतलब वह सीरियस नहीं खा पा रहा है, यानी कि वह अनाज नहीं खा पा रहा है या वह गेहूं नहीं खा पा रहा है। तो अलग से महंगा आटा आता है इन लोगों के लिए। मेरे को पता है क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट थी, वन ऑफ द स्टूडेंट, उसकी मदर ने कहा था पीटीएम में, तो मुझे याद भी है ना, कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और इसके लिए अलग से आटा भी आता है, ये वो। कितने माँ बाप भी देखो कितने परेशान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई लास्ट में मैं अंत में कोई भी अगर डाउट है वो लूंगी। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है।
और इससे आपकी समझदारी बढ़ेगी, मतलब इन क्वेश्चनों करके एक लेवल आएगा, मतलब एक निपुणता आ जाएगी, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं। देखिए बहुत सारा बटन है। किस रोग में केला, संतरा, आलू, टमाटर जैसे पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना आवश्यक है। ऐसे केसेस में हम केला रोक देंगे, संतरा रोक देंगे, टमाटर रोक देंगे। किस रोग में हम रोकते हैं, बताइए किस रोग में ऐसे रोका जाता है? तो आप क्या कहेंगे? हृदयघात, हार्ट की समस्या में किसमें रोका जाता है? यकृत सिरोसिस में, या वृक्क विफलता में, या फिर मधुमेह में? बताइए भाई किस रोग में ऐसा करना पड़ता है? किस रोग में ऐसा करना पड़ता है? यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे केसेस में पोटेशियम, सोडियम भी आप रोक देते हैं। किसमें? गुर्दे रोग में। किसमें? मतलब रीनल फेलियर में, या फिर वृक्क फेलियर में, या किडनी रोग में, वृक्क विफलता जिसे हम कहते हैं। याद रखना है, सुन लीजिए किसमें क्या रोका जाता है और क्या बढ़ाया जाता है। हृदय के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जब भी डायबिटीज मिलिटियस होगा तो एक बात ध्यान रखना, ऐसे केस में हम वसा कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे, अनाज वाला खाना कम करेंगे, फाइबर ज्यादा बढ़ा देंगे। हृदयघात की समस्या है ताकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बैलेंस हो जाए। कोई भी समस्या, किडनी अगर खराब हो गई, कहते हैं ना किडनी अगर खराब हो गई तो समझो इंसान जो है एकदम बिस्तर पे आ गया। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज वो पचा नहीं पाएगा, है ना। कोई भी चीज आप उसको सोडियम दे रहे, पोटेशियम दे रहे, नहीं पहुंचा पाएगा, यूरिया बन जाएगा। और यूरिया बन गया एक जहर की समान है। हम दूध में यूरिया मिलाने से रोकते हैं ना, तो वह अपने आप बन रहा है, सोचो। तो ऐसे केसेस में जो है ये सारी चीजें मना कर दी जाती है, क्योंकि बीज पचा नहीं पा रहा है ना, वो जो आप खा रहे हैं ये बीज होते हैं, या स्टार्च पचा नहीं पा रहा है, और पोटेशियम शरीर में जमा हो रहा है। अब जमा होगा तो क्या होगा? हाइपरकेलमिया हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जमा हो जाएगा तो एक समस्या और आ जाती है, दिल की धड़कन जो है असामान्य हो जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है और जानलेवा घातक भी हो सकती है। इसलिए ऐसे केसेस में हम पोटेशियम रोक देते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा? हाइपरकेलमिया हो जाएगा, हाइपरकेलमिया हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है बात? किसमें? इसमें रोका जाता है, याद रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आएंगे, शाबाश, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाएंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न? क्या कह रहा है? सोडियम प्रतिबंधित आहार मुख्यतः निम्न स्थितियों में निर्धारित किया जाता है। किस केस में हम सोडियम को रोक देते हैं? नमक को रोक देते हैं, मेवे को रोक देंगे। किस केस में रोकेंगे? हाई बीपी में, यानी कि बीपी में, जिसको बीपी होता है। बीपी क्या होता है? आंखें भारी हो जाती है ना। बीपी के केस में क्या होता है? आंखें भारी हो जाती है, आपने देखा होगा। क्षय रोग क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं। पेप्टिक अल्सर में हम रोकेंगे, पेट में छाले पड़ जाना, या फिर मधुमेह, डायबिटीज होना, शर्करा अधिक है ऑलरेडी, तो किस केस में हम रोकेंगे? तो आप क्या कहेंगे? उच्च रक्तचाप या फिर हाइपरटेंशन, हाई बीपी के केस में हम नमक को रोक देते हैं। ये ध्यान रखना। सूखे मेवे को हम रोक देंगे, क्यों रोक देंगे? क्योंकि इससे क्या होगा? शरीर के अंदर ये अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, अवशोषण नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है? और ज्यादा बीपी कर देगा। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको ऑलरेडी बीपी है और वह नमक ज्यादा खा रहा है, नमक वाला खाना, तो नमक क्या करेगा? नमक गया, मान लीजिए मैंने नमक खा लिया, किसी इंसान को है ना, किसी और को कर कोई और इंसान है जो नमक खा रहा है, जिसको बीपी की ऑलरेडी शिकायत है, तो नमक खाने से क्या होगा? जो हमारा पानी है, जो हम पानी पी रहे हैं, वो लगेगा नहीं। ये ध्यान रखना। पानी जो है वाटर रिटेंशन नहीं कर पाता है ना, बड़ी समस्या आती है, और ब्लड वॉल्यूम को जो है बढ़ जाती है, मतलब ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो रिजल्ट क्या होने वाला है? ब्लड प्रेशर होने वाला है। तो ऐसे केस में हाई बीपी की वजह से दिल पर भी स्ट्रोक आ सकता है, किडनी भी खराब हो सकती है, उस पर भी स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसे केसेस में। ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो उस केस में हमें देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? प्रोटीन देना पड़ेगा। खाओ भाई, प्रोटीन खाओ, क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे जल्दी से। ये ध्यान रखना, अगर वे अपने शरीर की मरम्मत नहीं करेंगे तो ऐसे केसेस में हमें प्रोटीन देना पड़ेगा, हाई कैलोरी डाइट देनी पड़ती है। सोडियम की कमी जरूरी नहीं है इसमें। पेप्टिक अल्सर यदि हो जाता है तो ब्लैंड डाइट दो, मसाला बिल्कुल खत्म कर दो उनकी जिंदगी से, है ना, मसाला खाना ही नहीं अब ऐसे तुम्हें खाना है। तो ऐसे केसेस में हम सोडियम पे से ज्यादा तले हुए भोजन पर या फिर मसाले वाले भोजन पर मना कर देते हैं। मधुमेह हो गया, इनके लिए तो बेचारों के लिए सभी मना है, शुगर भी नहीं ले सकते, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह रोग ऐसा है कि सभी रोग को आमंत्रित कर रहा है, इनविटेशन, आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम आ जाओ, बीपी तुम भी आ जाओ,
है ना, सारे रोग को जो है इन्विटेशन दे रहा है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आएंगे, शाबाश। किस रोग में कम सोडियम आहार की आवश्यकता होती है? बताइए भाई, कम सोडियम की आहार की आवश्यकता होती है। अब तो शाबाश, अब तो रट जाने चाहिए प्रश्न, क्योंकि एक के ऊपर मैंने दूसरा बना दिए है कि अगर इस तरीके से नहीं इस तरीके से आ जाए तो आप फटाफट से लगा दोगे। तो किस रोग में हम सोडियम कम लेते हैं? तो आप क्या कहेंगे? क्वाशियोर्कर में कम सोडियम लिया जाता है, हार्ट डिजीज में, हार्ट फेलियर की डिजीज में भी, क्योंकि पानी नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हार्ट डिजीज में, हृदय रोग में भी हम सोडियम को मना करते हैं या इसकी कमी करते हैं। बीपी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाएंगे, शाबाश। किस स्थिति में सोडियम मुक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी ऐसा रोग है जिसमें आप सोडियम के लिए कह सकते हो कोई बात नहीं, नमक खा ले भाई? किस केस में आप कह सकते हो कि आप सोडियम खा सकते हैं, ले सकते हैं? किस केस में? क्योंकि ये अलग ही समस्या है बेसिकली। तो उच्च रक्तचाप में इनको तो मना करो अपने बुआ ताई को, जिसको भी बीपी है, मना करिए। तो इस केस में तो हम सोडियम के लिए मना ही करते हैं। एडिमा की स्थिति में भी किया जा सकता है, लेकिन इस केस में कभी नहीं कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी की कोई भी इंसान जिसको विटामिन डी की कमी हो रही है, तो एक बात समझ लीजिए, सोडियम रेस्ट्रिक्शन से कोई मतलब नहीं है। इनको कैल्शियम के लिए कहो कि कैल्शियम खाओ अपनी डाइट में। विटामिन डी के साथ कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है। कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण ढंग से नहीं हो पा रहा है, यानी कि अब्जॉर्प्शन। शरीर जो है इसके अंदर कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है या फास्फोरस अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बेसिकली हम कहते हैं। तो इसमें क्या जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत होती है। और फास्फोरस के लिए कहे, याद रखिएगा। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी आप कहेंगे। डी आंसर क्या हो जाएगा राजे? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ भाई, शाबाश। क्या कह रहे हैं? गैलेक्टोज मुक्त आहार किस रोग में दिया जाता है? गैलेक्टोज मुक्त आहार मतलब ये नहीं दिया जाएगा किसमें? रिकेट्स में, गैलेक्टोसीमिया में, क्वाशियोर्कर में, डायबिटीज। शाबाश, लगाओ जल्दी से, और सही लगाओगे मुझे पता है। लगाओ भाई लगाओ, क्या होगा यहाँ पर? गैलेक्टोज फ्री आहार किस में दिया जाता है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि गैलेक्टोसीमिया क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो जब हम गैलेक्टोसीमिया की बात करते हैं, एक प्रकार का जेनेटिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। बेसिकली इसमें बच्चे के अंदर ये ज्यादा होता है। बच्चे के शरीर में गैलेक्टोज यानी कि ग्लूकोज है ना, गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाले जो एंजाइम होते हैं, है ना, वो नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो गैलेक्टोज हो गया और फिर इससे क्या होगा? गैलेक्टोसीमिया हो जाएगा। गैलेक्टोसीमिया का मतलब यही है कि ऐसे इंसान जिसमें गैलेक्टोसीमिया होगा वो उल्टी, दस्त, ये बहुत डायरिया समस्या, पीलिया हो जाना, बच्चों में पीलिया की शिकायत होना, ये आपने देखा भी होगा। कभी कभी छोटे बच्चों में मोतियाबिंद भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। और मानसिक विकास में भी समस्या आती है ना। तो और लीवर बढ़ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेप्टोमिगाली, जिसे हम कहते हैं हेप्टोमिगाली की समस्या हो जाती है किसमें? गैलेक्टोसीमिया में। तो बेसिकली गैलेक्टोसीमिया क्या है? एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है जो अत्यधिक रूप से बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। और इससे क्या होता है? लीवर का साइज जो है वह बढ़ने लग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? हेप्टोमिगाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्टोमिगाली। क्या? हेप्टोमिगाली, याद रखना है। इसमें लीवर जो होता है, यकृत का साइज बढ़ जाता है, यकृत में वृद्धि हो जाती है। याद रखना भाई, 1 से 10 सवाल जुड़े होते हैं, ये बात है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आएंगे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार की आवश्यकता होती है? किसमें हम कहेंगे तुम खाओ रोटी, अनाज खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, कार्बोहाइड्रेट ढंग से खाओ? किसमें हम कहते हैं? किस केस में कहते हैं? बुखार और संक्रमण के केस में, मधुमेह के केस में कहोगे? इनको तो कार्बोहाइड्रेट एकदम मना होता है ना, ज्यादा अनाज नहीं देना चाहिए। इनको कहो सलाद खाओ भाई, सब्जियां खाओ, लुखी सब्जियां खाओ, दालें खा सकते हो। गुर्दे की विफलता में या फिर उच्च रक्तचाप में तो कार्बोहाइड्रेट किस केस में लेते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ऊर्जा। जब किसी भी इंसान को बुखार की शिकायत होती है, उसमें अत्यधिक मामला में ऊर्जा की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है। तो ऐसे केस में हमें क्या कहना पड़ता है कि कार्बोहाइड्रेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि किसी भी इंसान को अगर बुखार है, संक्रमण है, आपके घर में किसी भी इंसान को अगर हाई लेवल पर क्रोनिक अगर फीवर होता है या एक्यूट फीवर भी होता है,
चिकन पॉक्स की समस्या होगी, ट्यूबरक्लोसिस की समस्या होगी, कोई भी समस्या होगी, टाइफाइड में भी हाई लेवल पर जो है बुखार आ जाता है, ऐसा होता है। पेशिश की समस्या में भी हाई लेवल पर आ जाता है, तो आप कहोगे कि कार्बोहाइड्रेट लो भाई। क्लियर है बात? तो फीवर एंड इन्फेक्शन जो होगा फिर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाए शाबाश। कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार मुख्यतः निम्नलिखित स्थितियों में अनुशंसित किया जाता है। किस स्थिति में कि आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं? किसमें? मधुमेह में, या फिर कीटो एसिडोसिस जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब है ना। या फिर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में, पेम, या फिर उच्च रक्तचाप में। बताइए भाई क्या होगा यहां पर, किस केस में? तो ये तो हमें पता है, क्वाशियोरकर, मेरास्मस, दो ऐसी समस्या होती हैं जिसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। इसका नाम यही है ना, PEM से निकले हैं दोनों। PEM मॉडल के अंदर क्वाशियोरकर, K फॉर क्वाशियोरकर और M फॉर मेरास्मस, इन दोनों ही केसेस में ऊर्जा की कमी रहती है। तभी तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, यानी कि प्रोटीन भी नहीं है ऐसे व्यक्ति के अंदर, ऐसे बच्चे के अंदर, और एनर्जी भी नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या देना पड़ेगा? ऐसे केस में उन्हें हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट देना पड़ेगा। दो भाई दो, उन्हें रोटी वगैरह, अनाज वगैरह, चावल वगैरह खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शकरकंद खिलाइए, आलू खिलाइए, सब कुछ खिलाइए। किस केस में नहीं देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट? तो आपके कह देंगे डायबिटीज ना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकते। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ गया, सीधा अटैक आ जाएगा। और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कीटो एसिडोसिस। ये क्या होता है सुन लीजिए। कीटो एसिडोसिस का मतलब क्या होता है? आजकल सुना नहीं है, कीटो को पीटो, एक क्या कहते हैं, शिल्पा शेट्टी कहती है। तो कीटो डाइट क्या होता है बेसिकली? इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, इसमें वसा होती है बेसिकली। इसमें इंसुलिन और कंट्रोल डाइट चाहिए, मतलब इंसुलिन भी सही मात्रा में चाहिए और कंट्रोल डाइट भी चाहिए, है ना। तो कीटो प्रोटीन डाइट होती है बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट उच्च नहीं होता, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है या वसा भी ऐड की जाती है, गुड फैट्स। हाइपरटेंशन में तो हम सबकी मनाही करते हैं, यानी कि इसमें तो नमक बंद कर देंगे लोगों का। कार्बोहाइड्रेट भी इस लेवल पे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उससे भी सोडियम जो है रिटेंशन होगा, इसलिए इसमें मना किया जाता है, राइट। तो डायबिटीज, मेलिटियस सॉरी, तो प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन, ठीक है ठीक है जी, समझ में आ भी रही है कि नहीं? याद होनी चाहिए, बस इतना है आज की क्लास से, याद होना चाहिए और रिवाइज होना चाहिए कि अभी तक जितना पढ़ा दिमाग में घुसा दिया। अभी तक हमने इसके मॉक टेस्ट भी लगाए, सब कुछ लगाया, हमने थ्योरी भी करी। एक पूरा सेशन यदि आ जाता है और भी मजा बन जाता है। मजा आना चाहिए, क्लास में मजा आना चाहिए। अगर मैं पूछ लूं कि प्यूरिन डाइट किसके लिए होती है, तो नाम याद होने चाहिए। अब नाम याद करिए, आराम नाम से हम कर रहे हैं, कोई तसल्ली, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली बख्श करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे ऑप्शन के बारे में जांच पड़ताल करिए कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है। मतलब मैं अगर पढ़ूंगी तो मेरे को तो जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ये ऑप्शन क्यों नहीं है भाई, ये ऑप्शन क्यों नहीं है। जब मैं भी पढ़ती थी, हाई लेवल पे डिटेल पे पढ़ना है, ऐसे नोट्स बनाना है। अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं, और जो मेरे पूरे नोट्स आपको फुल फ्लेज मिल रहे हैं, हैंड रिटन भी मैं नोट्स दे रही हूँ, साथ साथ में क्या कहते हैं, साथ में जो मैं करवाती हूँ वो भी मिल रहे हैं। तो दोनों चीजें आपके पास होगी तो फिर नोट्स बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन याद रहना चाहिए, है ना। नोट्स तो आपने बना लिए दसियों, लेकिन याद कुछ है ही नहीं है, तो फिर वो तो बेकार है, फिर कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का। ना ही पढ़े, ना ही एनर्जी फूके, वो ज्यादा अच्छा है। चलिए भाई, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्यूरिन डाइट। प्यूरिन डाइट क्या होती है? प्यूरिन डाइट एक ऐसी डाइट होती है, देखिए प्यूरिन का मतलब समझो पहले तो। प्यूरिन का मतलब होता है डीएनए और आरएनए का एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा हम लेते हैं। जब शरीर में प्यूरिन टूटते हैं तो ये यूरिक एसिड बनाते हैं, एक तरीके का प्रोटीन। प्यूरिन मीन्स प्रोटीन। तो जब शरीर में प्यूरिन जो है वह टूटते हैं तो क्या बनाएंगे? यूरिक एसिड बनाएंगे। गठिया रोग ऐसा होता है जिसे हम गाउट कहते हैं। गाउट एक प्रकार का अर्थराइटिस, सुना होगा, घुटने में समस्या है ना, जिसको घुटने में, बाबा जी को घुटने में समस्या है, दादाजी को घुटने में समस्या है, बड़े लोगों को ये समस्या हो जाती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि यूरिक एसिड जो है खून में बढ़ चुका है, इसलिए गठिया हो जाता है, जोड़ों में दिक्कत। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गाउट। क्या कहते हैं? गॉट भी कहते हैं, या फिर हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर यूरिसीमिया, गठिया रोग कह लो, या फिर एक और नाम है हाइपर यूरिसीमिया। सीमिया देखो नाम से पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिसीमिया, यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, क्लियर है। और ज्यादातर बुढ़ापे की निशानी आ जाती है, बुढ़ापे में, क्लियर है। इसलिए प्रोटीन कम कर देते हैं बुढ़ापे में, ये भी बात होती है
है ना। तो इसलिए गठिया रोग में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि गाउट में समस्या देखने को मिलेगी। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि कम प्यूरिन डाइट जो है वो दी जाती है। कम का मतलब क्या है, कम प्रोटीन वाली डाइट दी जाती है बेसिकली, क्योंकि ये यूरिक एसिड बना रहा है, फिर जॉइंट पेन कर देगा, सूजन कर देगा, इन्फ्लेमेशन कर देगा, वह सही नहीं है। तेज दर्द होती है, फिर रात को इनको बेचारे को सोने में भी दिक्कत होती है। तो अगर किसी के घुटने में दर्द हो रही है तो ये ध्यान रखना है, किसी के जोड़ों में दर्द हो रही है, याद रखना उसे प्रोटीन कम कर देना। प्यूरिन डाइट क्या होती है, जिसमें हमें प्रोटीन को कम करना होता है। जैसे मान लीजिए आप इन लोगों को मीट मांस नहीं दे सकते, है ना, ऐसी चीजें नहीं दे सकते हैं, वह सही नहीं है। आप इनको बियर भी नहीं दे सकते, अल्कोहल भी नहीं दे सकते हैं। ऐसे केस में फिश भी नहीं दे सकते हैं, किसी का जिगर भी नहीं दे सकते हैं, किडनी भी नहीं दोगे, जिगर मतलब ये सारी चीजें अवॉइड की जाती है। मांस मच्छी चीजें ये सब अवॉइड कर दी जाती है, बुढ़ापे में तो खास तौर से। आप इन्हें मिल्क दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्हें दही दीजिए, चावल दीजिए, सब कुछ दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, ये सब कुछ दीजिए, लेकिन कम प्रोटीन वाला खाना देंगे, कम प्यूरिन वाला खाना देंगे, ठीक है। स्पिनच दीजिए जो उसको तोड़ेगा, कॉलीफ्लावर दीजिए, मतलब गोभी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। शाबाश, एक एक चीज के बारे में समझते जाओ और याद करते जाओ। बेसिकली याद भी करना है, मैं चाहूंगी कि आप याद करिए, मैं सच में चाहती हूं कि आप याद करिए, समझिए, सारी चीजें बता रखी है और एक एक चीज क्लियर क्या कहते हैं, क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मजे में पढ़ो, आराम से पढ़ो। जो पढ़ा है अभी तक रिवाइज करो, मजा इतना आता है पूछो मत, पढ़ने में भी मजा है, खूबसूरती है। अब जब सारी चीजें पढ़ी होती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ और दो और मसाला दो। अभी न्यूमेरिकल आ रहे हैं बच्चों, तैयार रहिएगा। किस स्थिति में प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे अंग हो गया, मांस हो गया, कुछ दालें, मछली पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है? क्या करोगे आप, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हाँ, सीधा लगा देंगे, एकदम झटके के साथ लगा देंगे। हाइपर यूरिसीमिया क्या समस्या है? इसमें प्रोटीन ज्यादा जाता है तो आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, जॉइंट पेन हो जाते हैं, बेचारे को दिक्कत बहुत आती है। फिर ये ध्यान रखना है ना, जॉइंट पेन हो जाते हैं, क्या होते हैं, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस की समस्या। इसलिए कम कर दो प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन कम करना है ये मैंने बता रखा है। तो हाइपर यूरिसीमिया यूरिक एसिड बनाएगा, प्रोटीन मतलब शरीर जो है यूरिक एसिड बनाएगा और जो कि सही नहीं है। पेशाब में जब ये निकलता है ना यूरिक एसिड, हालत खराब कर देता है। लोगों को उई ऐसे जो है बोलते हैं, सुना नहीं है आपने अपने घर वालों को, बूढ़े लोगों को सुना होगा तुमने, हाय हाय माँ, हमारे घर में है कोई, सुना है मैंने, दादाजी को था ये समस्या, है ना। अब नहीं है बेचारे, लेकिन ये समस्या होती है। चलिए भाई, बिहार स्टेट के ऊपर भी कर रहे हैं प्लानिंग, अभी मेरे पास ऑलरेडी क्लासेस हैं। सीटेट पे भी ध्यान, एक ही शरीर है ना। चलिए इधर देखिए, नरम आहार, स्वादिष्ट आहार मुख्य रूप से निर्धारित है किसमें? स्वाद वाला खाना नहीं खाना, किसमें नहीं खाना? उच्च रक्तचाप में, पेप्टिक अल्सर के केस में, या फिर मधुमेह, मेलिटस में, या फिर क्वाशियोर्कर में। बताइए भाई, बहुत स्वाद लेते हो ना आप, बहुत स्वाद है ना। तो जिस भी इंसान को ज्यादा चटपटी चीजें या मसाले वाली चीजें पसंद है तो उनके लिए सीधा सीधा ब्लैंड डाइट आ जाती है। क्या आती है? ब्लैंड डाइट। क्यों आ जाती है? क्योंकि पेट में अल्सर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सुन लो आज ही, अगर आपके पेट में मान लीजिए, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है पेट में छाले, पेट में यदि किसी को छाले हो जाते हैं तो उसको सीधा सीधा पेप्टिक अल्सर होने की संभावना रहती है। ऐसे केसेस में हम उन्हें क्या रिकमेंड करते हैं? एक डाइट आती है ब्लैंड डाइट, जिसका मतलब होता है मसाला रहित डाइट। मसाला नहीं खा सकते, चटपटी आइटम में नहीं खा सकते हैं, फिर आजीवन नहीं खा सकते हैं। जब भी खाएंगे तो ये छाले की समस्या बार बार आती ही रहती है। तो मसाले रहित डाइट जिसे हम कहते हैं, समझ में आ गई है। पेप्टिक अल्सर के केस में हमने पेट बनाया था, याद है? पेट के अंदर कितने सारे छाले बना दिए थे, याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं मजाक से अलग बात कर रही हूं, ये सारी चीजें, मतलब आज मेरा मूड पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा है, मौसम भी अच्छा है वैसे, है ना। चलिए भाई, तो क्या कहेंगे आप? पेप्टिक अल्सर के केस में कहेंगे, जो कि आपको पता भी है। नेक्स्ट पर आ जाओ, शाबाश, नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न पर। कैल्शियम और फास्फोरस प्रतिबंधित आहार मुख्यतः निम्न स्थितियों में निर्धारित किया जाता है। इस केस में उल्टा है कि आप कैल्शियम खाओ, फास्फोरस खाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
किस केस में? उक्त रक्तचाप की स्थिति में, या फिर CKD में, या फिर मधुमेह, या फिर पेप्टिक अल्सर के केस में। उल्टा कि आप खाइए पोटेशियम, कोई दिक्कत नहीं है, खाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो किस केस में जो है कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंधित आहार, प्रतिबंधित है ना, किस केस में प्रतिबंधित है, नहीं खा सकते, माफी चाहूंगी, नहीं खा सकते। फॉस्फोरस बाहर नहीं निकलेगा। आप केला वेला खाएंगे, इनको देंगे, या टमाटर संतरे वगैरह देंगे तो फॉस्फोरस बाहर नहीं रहे। फॉस्फोरस बाहर भी तो निकलना चाहिए ना, यूरिन के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से निकलना चाहिए। लेकिन ऐसे केस में जब किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो किडनी में कैल्शियम पथरी बना देगा ये सीधा सीधा। फॉस्फोरस की समस्या, फॉस्फोरस बाहर नहीं निकल रहा है, फॉस्फोरस शरीर के अंदर ही जम रहा है। तो ऐसे केस में हम इन्हें मना करते हैं। क्या? किस केस में? CKD में। रीनल डिजीज आ जाए, नेफ्रेटाइटिस आ जाए, या नेफ्रेटिस आ जाए, या फिर किडनी रोग आ जाए, इन सब में फॉस्फोरस नहीं देंगे आप लोगों को, जिनको भी किडनी संबंधित रोग होते हैं। कैल्शियम आप नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। लो फॉस्फोरस कर दीजिए, लो कैल्शियम वाली डाइट कर दीजिए। समझ में आ रही है? नहीं तो क्या हो जाएगा, किडनी रोग होगा ही होगा। और इस केस को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोडिस्ट्रोफी की समस्या भी कहते हैं। मतलब ऐसी समस्या कि हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगेगा, ये भी समस्या आती है। तो इससे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोडिस्ट्रोफी की समस्या भी कह देते हैं। याद रहना चाहिए, जब कैल्शियम खींचेगा किडनी, जब कैल्शियम खींचेगा किडनी क्या करेगा? कैल्शियम जब किडनी खींचता है तो इससे क्या होता है? ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। सारी चीजें बता रही हूं, सारी चीजें, कोई भी चीज खत्म नहीं करूंगी, मतलब कोई भी चीज छोड़ूंगी नहीं, इस बात का ध्यान रखना। सारी चीजों, एक एक चीज के बारे में बताऊंगी। जितने भी रोग हैं, स्प्रू वगैरह, सभी रोग के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिए हैं जानबूझकर। जितने भी रोग हैं, चाहे वह कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, अनेमिया हो, तो चिंता मत करिएगा, इसे लगा लीजिएगा तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कैल्शियम फॉस्फोरस का सेवन सीमित करना चाहिए? तो आप फटाफट से बता देंगे। किस केस में कैल्शियम भी कम खाना है, फॉस्फोरस भी कम खाना है? किस केस में? तो जहां गुर्दा दिखा, जहां किडनी दिखी, तो वहां पर आप मना कर देंगे कि हमें नहीं खाना भाई, हमें नहीं खाना, कैल्शियम वाली चीजें आप नहीं खाएंगे, अत्यधिक रूप से नहीं खाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? ये समस्या, किडनी रोग हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, वैसे पूछा जाए कि बताओ अस्थि मृदता क्या होती है, या ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? यदि आपसे पूछा जाए ऑस्टियोमलेशिया, ये मोस्टली एडल्ट में होती है। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम बाहर जाते ही नहीं, धूप में निकलते नहीं, तो विटामिन डी की समस्या हो जाती है। तो कहते नहीं डॉक्टर की सनबाथ लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि ये छिद्रों से विटामिन डी हमारे अंदर जाएगा। तो कैल्शियम फॉस्फोरस इस केस में देना जरूरी होता है, जिसको विटामिन डी की समस्या हो जाती है, नहीं तो क्या होगा? ये हो जाएगा। तो इसलिए धूप में जाइए, नहीं तो ये समस्या आ जाएगी। बड़े लोगों में ये समस्या आ जाती है अत्यधिक रूप से, ठीक है। और रक्त अलापता क्या होता है? मान लीजिए किसी भी कोई भी ऐसा इंसान है जो पालक नहीं खाता है, या जो फोलिक एसिड नहीं खा पा रहा है अपनी डाइट में, या विटामिन B12 नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगी? रक्त अलापता होगी। आयरन नहीं ले पा रहा है, आप गुड़ वगैरह नहीं खाते हो, आप आयरन से संबंधित चीजें नहीं खाते हो, डार्क पत्ते वाली चीजें नहीं खाते हो, तो अनीमिया हो जाएगा, आपको खून की कमी हो जाएगी, टीके लगाने पड़ेंगे। रिकेट्स आपको पता है, रिकेट्स की समस्या क्या होती है, सभी को पता है। तो विटामिन डी नहीं होगा शरीर के अंदर, कैल्शियम नहीं होगा, फॉस्फोरस नहीं होगा, तो ये रिकेट्स हो जाएगा, हड्डियों की समस्या हो जाएगी। तो बेसिकली सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है, राइट। तो ए आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, शाबाश। निम्न कैल्शियम और फॉस्फोरस वाले आहार में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन सुरक्षित है? मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जिसको फॉस्फोरस कम देना है, या जिसको गुर्दा रोग है, राइट, जिसको किडनी की समस्या है, तो उसी केस में आप कैल्शियम कम देंगे ना, उसी केस में आप फॉस्फोरस कम देंगे, यहां तक कि सोडियम भी कम देते हैं। तो पनीर से संबंधित चीज, या पनीर जिसे हम कहते हैं, अंडे की जर्दी और मेवे दे सकते हैं, सफेद चावल, फल दे सकते हैं, मिल्क शेक दे सकते हैं। कौन सा भोजन सुरक्षित है? मतलब ऐसे इंसान जिसको ऑलरेडी किडनी रोग है, गुर्दे की समस्या है, क्या देंगे आप लोग बताइए? शाबाश। क्या देंगे ऐसे केस में? हम क्या देते हैं ऐसे केस में? हम देते हैं, आप चावल खा सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के अंदर कैल्शियम मिलेगा। जहां कैल्शियम, मिल्क शेक है, दूध से बनी है, तो कैल्शियम मिलेगा ना। अंडे की जर्दी, मेवे, कैल्शियम है इसके अंदर, फॉस्फोरस भी है। पनीर
है ना, फिर से कैल्शियम हो गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, राइट, क्लियर है, फाइबर है, तो इसको हम दे सकते हैं। सी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। लगाओ बे शाबाश। मैं चाहती हूं कि एक एक बच्चा इन सभी प्रश्नों को करे ताकि मजबूती आ सके। मजबूत होना है ना, तो ये खाने के अलावा इस तरीके से भी मजबूत होते हैं, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ एक बार, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन वाले करेंगे, फिर कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठेगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए मेरे पास जो कॉपी पेन पेंसिल लेके ना बैठे। जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये कमांड है, ये मेरी ऑर्डर है, लेके बैठना है। क्योंकि समझ नहीं आएगा जब तक, तब तक ना असंतुष्टि सी होती है। असंतुष्टि इस तरीके से होती है कि समझ नहीं आ रहा है कि मैम ये, तो इसलिए कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठे। ऑर्डर है, ये कमांड है, प्यार से वाली कमांड है, ठीक है, प्यार वाली, दिल वाली कमांड है, लेके बैठेगा। चलिए, समझते हो ना तुम? पेपर पास निकालना ही निकालना है। अब हमारे पास कोई इफ एंड बट नहीं है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं बोलती जाऊं बस वो कर लीजिएगा, और फिर आपका पेपर कैसे पास होता है आप खुद ही देखेंगे। जो मैं बोलूं बस वो करना, मैं गलत नहीं बोलूंगी। आप ये मत कहना कि मैडम आप तो ऑर्डर दे दो गला काटने का, तो हम करेंगे नहीं करेंगे। समझ में आ गई? सही चीजों के बारे में मैं बात करूंगी हमेशा। आप बस उसी को ध्यान में रखकर लगाते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए। तीव्र दस्त में आहार होना चाहिए कैसे? ऐसा इंसान जिसको डायरिया की समस्या है। डायरिया क्या होता है? बेसिकली एक्यूट क्रॉनिक दोनों होता है। मतलब इसमें क्या होगा? आंतों की समस्या होती है। ऐसे केस में खाना हजम नहीं हो पा रहा होता है। आप दाल खिचड़ी भी खिलाएंगे तो बैक आ जाएगा, ऐसा होता है ना। बार बार दस्त आना, ये भी सही नहीं होता है। इन्फेक्शन हो गया बेसिकली पेट में या आंतों में, इसलिए तो ऐसे केस में हम पानी इनको देते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन के केस में इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, ओआरएस का घोल होना चाहिए, ओआरएस सॉल्यूशन दिया जाता है डिहाइड्रेशन के केसेस में। तो ऐसे केस में हमें क्या देना चाहिए? देखिए, ऐसे केस में हमेशा हमारा जो फोकस होता है कम अवशेष वाला, यानी कि आसानी से पचने वाला खाना हमें देना पड़ता है। लो रेसिड्यू डाइट जिसे हम कहते हैं। लो रेसिड्यू डाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी डाइट जिससे आंतों पर कम असर पड़े, आंतों पर बोझ ना पड़े। लो रेसिड्यू यानी कि कम अवशेष वाली डाइट हमें देनी पड़ती है, जो आसानी से पच सके। इसे हम क्या कहते हैं? लो रेसिड्यू डाइट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इजिली डाइजेस्टिबल होना चाहिए। इसमें क्या दिया जाता है? जिनको उल्टी दस्त लगे होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत आपको भी हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा, तो जिसको भी उल्टी दस्त की समस्या होती है, तो ऐसे केस में हमें इनको पानी जरूर, मतलब पानी, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, बॉडी सूखनी नहीं चाहिए, क्लियर है। तो पानी जो है हमें देना होता है। किसी भी तरीके से आप पानी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पाइसी खाना इनका बंद कर देंगे बिल्कुल। दूध या दूध से बनी चीजें भी डॉक्टर फौरन कहता है कि बंद करो, उल्टी दस्त आ रहे, तो पहले तो दूध में, क्योंकि बैक्टीरिया, नाना प्रकार के तो बैक्टीरिया होते हैं, दूध बंद करो इनका। हाई फाइबर फूड जो है वह भी सही नहीं है। कच्ची चीजें, क्योंकि कच्ची सब्जियां जो हैं, अक्सर आपने सुना होगा कच्ची चीजें खाओ, नहीं खानी चाहिए। कच्ची चीजों में रेशा तो होता है, लेकिन पेस्टिसाइड भी अलग होते हैं, वो भी जमा हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? लो रेसिड्यू डाइट जो है इनको कहेंगे, जो आसानी से पचने योग्य हो। भी आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा? सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए तो सभी ऐसे हैं ना। आप कहेंगे मैडम सब मेरे अपने, कोई गिला शिकवा कोई किसी से नहीं, सब एक जैसे, सब सामान्य, सबके लिए मेरा हाथ रहेगा। और आप मुझे कहेंगे ना मैडम आप अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कहूंगी कोई बात नहीं, पढ़ लो बस। सच में मेरे दिल से ये निकलता है, पढ़ लो, कोई बात नहीं, मैं अच्छी नहीं हूं, बेकार हूं, तब भी मैं कहूंगी पढ़ लो, प्यार से ही कहूंगी हमेशा। बिना प्यार के कुछ नहीं है। पेशिश में किस प्रकार का आहार पसंद किया जाता है? डायसेंट्री। पेशिश मतलब होता है डायसेंट्री। क्या होता है डायसेंट्री? अगर पूछा जाए, डायसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, ये सब आंत संबंधित रोग होते हैं। टाइफाइड हो गया, आंत संबंधित, आंतों में समस्या आ जाती है। इंटेस्टाइन में जो हमारी आंतें होती हैं, बड़ी इंटेस्टाइन हो गया, छोटी हो गया, इसमें दोनों में आती है बेसिकली, लेकिन बड़ी में ज्यादा, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो लूज मोशन यही है। लूज मोशन में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है और ये ब्लड में भी आ सकता है, इसलिए बड़ा ध्यान दें। ये नहीं कि इसे मजाक में समझें। तो जो आप लूज मोशन करते हैं ना, इसमें म्यूकस होता है, झाग होगा,
तो इसलिए ऐसे केस में बड़ा ध्यान भी देना चाहिए। और कभी भी तला भुना खाना या फिर ऐसे मसालों वाला खाना ये इरिटेट कर सकते हैं आपकी बाउल मूवमेंट को, यानी कि आपकी आंतों को, इसलिए हम मना करते हैं। लो फाइबर वाला खाना दो, लो फाइबर वाला जिसमें हाई फाइबर भी ना हो। तो पूछा जाता है कि बताओ किसमें हमें हाई फाइबर वाला खाना नहीं देना चाहिए। तो जहां जहां आंतों की समस्या, जहां जहां पर भी आंतों की समस्या आएगी उनमें हाई फाइबर वाला खाना या फिर अधिक मसालों वाला खाना बैन किया जाता है, ये ध्यान रखना। या अधिक प्रोटीन वाला खाना भी, अधिक वसा वाला खाना भी बैन किया जाता है। कारण क्योंकि पेट पचा नहीं पा रहा है, आंतें पचा नहीं पा रही है, इस वजह से। तो ऐसे केसेस में हम ब्लैंड डाइट इनके लिए कह देते हैं कि ब्लैंड डाइट यानी कि बिना मसाले वाली डाइट इसका इस्तेमाल करें, या ऐसी डाइट जो इजिली डाइजेस्टेबल हो जाए। पानी पीने के लिए ज्यादा से ज्यादा कहेंगे, ठीक है, क्लियर है बात। हाई रफेज वाला खाना, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रेशेदार, बहुत ज्यादा रेशेदार तब होगा जब छिलके भी साथ में खा रहे हो, तो तब भी वह मना किया जाता है इस प्रकार की डाइट में। तो आप क्या कहेंगे यहां पर, किस प्रकार का आहार पसंद किया जाता है? आसानी से पचने वाला, सादा, ये तो सीधा सीधा है ना, तो याद रखना है। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, शाबाश। नेक्स्ट तो डायसेंट्री, डायरिया, डीडी है ना, और टाइफाइड, ये सब आज संबंधित रोग है। याद रखना है कि कौन कौन से आज संबंधित रोग है, उसमें हम ऐसी चीजें मना कर देते हैं। हाई फाइबर भी मना कर देते हैं। फिर हम चार्ट बनाएंगे ना, मजा आएगा, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे हैं, तो सारा अब हम एक चार्ट में उतार देंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं चार्ट बनाऊं बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए भाई, हेपेटाइटिस में प्रोटीन का सेवन निम्न होना चाहिए। हेपेटाइटिस रोग किस वजह से होता है? आपने देखा होगा हेपेटाइटिस ए, बी, ये सब बच्चों के अंदर भी रोग हो जाते हैं, इंजेक्शन लगते हैं खासतौर से। तो बेसिकली हेपेटाइटिस में प्रोटीन का सेवन निम्न होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों? हेपेटाइटिस एक लीवर संबंधित रोग है, एक यकृत संबंधित रोग है। लीवर में समस्या आ जाती है, तो लीवर में समस्या आ जाती है तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? पूरी तरह से परहेज करना चाहिए प्रोटीन का। प्रोटीन खाना ही नहीं चाहिए, या पूरी तरीके से परहेज। मध्यम देना चाहिए, मध्यम से लेकर उच्च तक आप दे सकते हैं। सभी मामलों में बहुत अधिक देने चाहिए या फिर हमेशा सीमित होने चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रोटीन आप दो तो सही, लेकिन इस बात का ध्यान रखना प्रोटीन मरम्मत भी तो करेगा। हेपेटाइटिस से बुखार कितना आ जाता है बच्चों को, तो मरम्मत भी तो करेगा, तो मरम्मत के लिए हमें देना पड़ेगा। क्लियर है बात। मीडियम टू मतलब मॉडरेट टू हाई आप दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। बेसिकली मतलब 1.5 ग्राम पर डे जो है वह देना ही चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए उल्टा, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रही हूं, घुमा रही हूं। मान लीजिए हेपेटाइटिस में भी एक और शब्द लिखा होता है, हेपेटाइटिस कोमा या हेपेटिक कोमा लिखा होता है। इसमें कहते हैं क्या कहते हैं, इसमें बड़े दिमाग, मतलब दिमाग बड़ा हो सकता है, दिमाग का साइज बड़ा हो सकता है, और या फिर बड़े बड़े पैर हो जाते हैं, एंसेफेलाइटिस की समस्या हो जाती है, तब प्रोटीन को आप बिल्कुल खत्म कर दे जड़ से। अगर हेपेटिक कोमा लिखा होगा, सुन लीजिए, हेपेटिक कोमा लिखा होगा तो प्रोटीन कम देना चाहिए, कम और भी कम देना चाहिए। तो ये याद रखना है, हेपेटाइटिस में हम प्रोटीन दे सकते हैं, लेकिन हेपेटिक कोमा लिखा है तो हमें प्रोटीन और भी कम देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि और भी रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन क्या बना देगा? अमोनिया बना देगा, जो मस्तिष्क पर असर डालता है। तो इससे दिमाग का साइज बड़ा हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंसेफेलोपैथी कहते हैं। एंसेफेलोपैथी, दिमाग, ये देखो, ये दिमाग ये ऐसे बड़ा, इतना बड़ा हो सकता है ये व्यक्ति का दिमाग। एंसेफेलोपैथी, एनसीफेलोपैथी, है ना, यानी कि मस्तिष्क का साइज बड़ा हो जाना। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का साइज बड़ा होना, ठीक है, बड़ा होना। क्यों बड़ा होना? क्योंकि प्रोटीन आप ले रहे हो इस केस में, हेपेटाइटिस के केस में, और जिसकी वजह से क्या होगा? सीधा सीधा ये मस्तिष्क पर असर डालता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? एंसेफेलोपैथी कहते हैं। एंसेफेलोपैथी कहते हैं। हेपेटिक कोमा के अंदर प्रोटीन को कम कर दिया जाता है, बिल्कुल कम कर दिया जाता है, जड़ से ही खत्म किया जाता है, ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, शाबाश। हेपेटाइटिस आहार में किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? अभी देखो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहेंगे? प्रोटीन वाली जो चीजें होती हैं उससे थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। होल मिल्क, फ्राइड फूड्स, अल्कोहल, ये तो बचना ही पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कोलाइटिस की समस्या होती है, एक होती है कोलाइटिस। कोलाइटिस किससे संबंधित है बताइए? कोलाइटिस किससे संबंधित है?
एक कोलाइटिस की समस्या जिसे हम पोलिटिस भी कहते हैं, ये समस्या किससे संबंधित है? इस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कोलाइटिस हो गया या फिर पोलिटिस हो गया, ये भी आंत संबंधित रोग है, यह भी आंत संबंधित रोग है, इंटेस्टाइन की समस्या होती है इसमें भी। तो ऐसे केस में हमें उच्च फाइबर मसालेदार तेली खाने अवॉइड करने चाहिए। आंत संबंधित रोग है, आंत संबंधी रोग है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इस तरीके से खाना देंगे, ब्लेंड डाइट दे देंगे और हाई फाइबर वाली चीजों को कट कर देंगे। क्लियर है? कच्ची सब्जियां मना कर देंगे, मसालेदार वाली चीजें मना कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा हम पानी के लिए कहेंगे ताकि डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर ना हो। ठीक है जी, क्लियर है बात? चलिए भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। स्प्रू, स्प्रू रोग क्या होता है? स्प्रू, जिसे हम स्प्रू भी कहते हैं या सेलिक डिजीज कहते हैं, आगे ना यहाँ पर एक स्प्रू एक और नाम है ना, तो सेलिक डिजीज या फिर स्प्रू कह सकते हैं। तो बेसिकली किस प्रकार का आहार दिया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? ग्लूटेन मुक्त आहार। स्प्रू रोग क्या होता है? इसके अंदर किस प्रकार का आहार दिया जाता है? ग्लूटेन रोग, मतलब ग्लूटेन जो है हमें अवॉइड करना होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस है, ये ध्यान रखना। तो इसमें गेहूं हो गया, राई हो गया, जौ हो गया, सब मना कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि ये जो है मतलब ये बॉडी सहन नहीं कर पाएगी और इसलिए इसका अवशोषण भी नहीं हो पाता है। तो अत्यधिक रूप से ये मना कर दिया जाता है। और क्या अलाउ करेंगे? चावल खाओ, ऐसे केस में मक्का खा सकते हो, बाजरा खा सकते हो, यानी कि बस गेहूं नहीं खाना, गेहूं नहीं खाना, जौ नहीं खाना, राई नहीं खाना, याद रखना है। ठीक है? आप प्रोटीन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस केसेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, मजेदार प्रश्न आ गया। बताओ, एक मरीज का दैनिक सेवन, हम 2-4 क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन चलेंगे, मजा आएगा। पेपर पेंसिल लेके बैठेगा, ठीक है? एक मरीज का दैनिक सेवन 1800 किलो कैलोरीज है। आहार संबंधी दिशा निर्देश कुल किलो कैलोरी का 7% से कम एसएफए सुझाता है। एसएफए का मतलब होता है सैचुरेटेड फैट्स, बता रखा है ना ये। अधिकतम कितने ग्राम एसएफए की अनुमति है? बताओ, लगाओ। पहले तो मैं चाहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगाएं। कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता था? एसएफए कितना होना चाहिए? कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुल मिला के पूरे दिन में 1800 कैलोरी खा जाता है। तो डाइटरी गाइडलाइंस के अनुसार ये क्वेश्चन वहां पर थे, इसलिए मुझे ये लेने पड़े, इसको मिस नहीं कर सकते। तो डाइटरी गाइडलाइंस क्या सुझाता है? कितना हमें सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए? ऐसे केस में कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? निकालो। मैं चाहती हूं कि आप आंसर निकालें, पहले आंसर निकालें। मैं चाहती हूँ 14 ग्राम। अरे वाह, दिल जीत लिया तुमने, बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ में आई कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? एसएफए की जब हम बात करते हैं, एसएफए का एक फॉर्मूला है सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे हम कहते हैं ना। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है हमेशा 7% से क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। ये हमने डिस्कस किया था, राइट? 7% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुनिएगा। तो 7% निकालना है, किसका किसका निकालना है? 7% मतलब 7/100 ऐसे लिखेंगे ना। और कितनी कैलोरी ले रहा है? 1800 कैलोरी ले रहा है, तो 1800 ऐसा हो गया, राइट? तुम करो जल्दी से फटाफट से, कितना हो जाएगा यहां पर? हाँ, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हाँ, 56 12 है ना, 126। तो ये निकला 126 कैलोरी, इस तरीके से निकली। फिर आ जाओ किसके ऊपर? फैट के ऊपर, वसा के ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हमें पता है किसके ऊपर बात हो रही है? वसा के ऊपर बात हो रही है, फैट के ऊपर बात हो रही है। इधर आ जाए भाई, फैट है ना। तो फैट जो है हम किस तरीके से निकालते थे? कैसे निकालना है बताओ भाई? अगर हमें फैट निकालना हो, इस केस में कैलोरीज है, ये क्या है? के कैलोरीज है। तो ऐसे केस में क्या करना है? 126 को भाग कर देंगे किससे? 9 से। वसा जो है, वसा कितनी होती है? 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है। तो आप क्या करेंगे? इसे डिवाइड भाग करेंगे, कितना आ गया हमारा? कितना आ गया? हाँ, कितना आ गया? 9 एकम 9 और यहां पर 9 चौके 36 है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 14 ग्राम यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा 14 ग्राम। क्या हो जाएगा? 14 ग्राम। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले आपको एसएफए का मतलब पता होना चाहिए कि एसएफए जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। 7% से कम होना चाहिए।
समझ में आ गई? ये नहीं कि ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हो, ये नहीं कि ज्यादा आप जो है मूंगफली वगैरह ले रहे हो, सही है, कोई लगाम नहीं है, खाते जा रहे हो, वह भी सही नहीं है। तो इतना जो है कम होना चाहिए। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इस तरीके से। एक और क्वेश्चन लगाओ, एक और क्वेश्चन लगाओ जल्दी से। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। मैं चाहूंगी कि यह प्रश्न आप खुद से लगाएं, बढ़िया तरीके से लगाएं, मजे में लगाएं, ठीक है? कोई दिक्कत छप्पन नहीं आएगा। वाइल्ड फायर, फायर लगाओ ना, क्वेश्चन में लगाओ। ये फायर दिखनी चाहिए क्वेश्चन में, वाइल्ड फायर। आग तो है, लेकिन वो आग जो है वह इसमें दिखनी चाहिए, करेक्शन में। वाइल्ड फायर जी। चलिए भाई लगाएं, सभी का सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे आओ, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आओ। ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर एक क्वेश्चन है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे निकालते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है। जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला होता है, किस प्रकार का फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताएं। ग्लाइसेमिक लोड का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद है कि नहीं? क्या होता है? एक मधुमेह रोगी 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ग्रहण करता है, जिसका जीआई मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई जो है वह 60 है, और ग्लाइसेमिक लोड जो है इसकी गणना कीजिए। तो ग्लाइसेमिक लोड कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, है ना, क्लासेस में। मैं इतना ही चाहूंगी, देखिए आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना, आप में से कितने बच्चे ऐसे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं और से हैं, जो मेरे पास तो नहीं है? कितने बच्चे ऐसे हैं? रेज योर हैंड्स। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है इसमें। बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू रेज योर हैंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द अदर साइड or doing the self study, just raise your hands, okay, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बढ़िया, है ना? ऑनेस्टी से रिप्लाई देना बहुत जरूरी है। चलिए बस अब ऐप वाले बच्चे कितने हैं? रेज योर हैंड्स। ऐप वाले बच्चे कितने हैं? नाउ ऐप वाले बच्चे कितने हैं? कितने बच्चे ऐप वाले हैं? वो हाथ खड़ा करें जल्दी से। हाँ, अब ऐप वाले बच्चे खड़ा करेंगे हाथ, राइट? खड़ा करें, कोई बात नहीं, करें। ओके, बहुत है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, अच्छा, ठीक है, बस ठीक है, चलो भाई, चलो, बस। अब सुनो मेरी बात। मैं इतना कहूंगी, जो भी सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, उनसे कहो कि न्यूमेरिकल जरूर करवाएं, या फिर खुद से पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल जरूर करना, ठीक है? आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, डाइटरी गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। उसमें अच्छी से कैलकुलेशन भी दे रखी है, कईयों को समझ में आती, कईयों को नहीं समझ में आती। इंग्लिश का फॉर्मेशन ज्यादा है, बस करिए, बस, ठीक है, समझ में आ रही है? इंग्लिश का फॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आप न्यूमेरिकल्स भी, उसमें भी हाथ साफ करना। जैसे मान लीजिए अगर मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगी, तो कार्बोहाइड्रेट में अक्सर मैंने बॉन्डिंग कभी किसी का देखा ही नहीं है। कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी में अभी तक कोई है ही नहीं है कि जो बॉन्डिंग करवा रहा हो, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, उससे न्यूमेरिकल करवा रहा हो, उससे एमसीक्यू में क्वेश्चन में लेके जा रहा हो। इनको मैं उसमें भी लेके जाऊंगी। तो मैं आप सभी से ये कहूंगी कि अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से। और ये कॉम्पिटिशन है, और मैं निकलवा के ही रहूंगी, ये मेरा दावा है। इतना पढ़ा दूंगी, दिन रात पीछे लगूंगी। कोई और कॉम्पिटिटर देख रहा है, सुन रहा है, वह भी सुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है। तो कोई भी देख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात ध्यान रखना, दिन रात सुबह शाम इनके ऊपर मैं लगने वाली हूं अभी, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, और भी ज्यादा। रात को डाउट, मतलब थोड़ा सा यूनिट कंप्लीट हो तो एक सेटिस्फेक्शन आती है कि यूनिट खत्म हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट, फिर इसके ऊपर काफी सारे प्रश्न, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट यूनिट, फिर काफी सारे प्रश्न। जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो दमदार तो ये अपने आप ही होंगे। हमें पता है कि एवरेज को कैसे अबव एवरेज लेके जाना है, हमें इतना पता होता है। क्लास में जब हम कॉलेज में मैं पढ़ाती थी बच्चों को, काफी सारे, पूर्व मेरा बैकग्राउंड भी यही रहा है, तो इतनी इनकी बहुत समस्या आती थी, बहुत। तो वो पता चला एक्सपीरियंस से कि क्या, अच्छा, हमें ऐसा लगता था कि ये तो आसान है, लेकिन उसमें भी उस बच्चे को इतनी समस्या लगती थी कि ये मैम नहीं समझ में आया। तो वो भी चीजें देखी है मैंने,
है ना, वो भी मैंने काफी चीजें देखी है। तो इसलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगी, मन लगा के बढ़िया तरीके से पढ़ें, अच्छे से क्वेश्चन करें, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी का परीक्षा नहीं है ना ये जो परीक्षा है ये एलटी ग्रेड की है, तो क्वेश्चन तो आएंगे ना बेटा, क्वेश्चन तो हर एक प्रकार के आते हैं। टीजीटी पीजीटी की सब तैयारी करवाते थे, तो इसलिए वो क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, ये भी है, क्योंकि नहीं भी आते हैं, ऐसी भी बात है। लेकिन एलटी ग्रेड में ना हम कुछ छोड़ नहीं सकते, मेन बात ये है, छोड़ दिया तो फिर तो रह गया ना, सब कुछ खत्म ही हो गया। चलिए भाई सॉल्व करें इसे। फॉर्मूला जो है हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या कहेंगे। लोड निकालना है, तो जो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिया होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है हमारा, देखो भाई क्या फॉर्मूला होता है, लिखिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स गुणा कर दोगे किससे, पर सर्विंग से, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से, और नीचे क्या रखोगे, सोर को रखोगे, प्रतिशत निकालनी है ना ये कुछ भी, तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। तो देखो भाई क्या कह रहा है यहाँ पर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, गुणा करोगे किससे, 50 से, और नीचे लगा दोगे 100, लगा दो भाई, कितना हो गया, 6 पंजे 30, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30 जो है हमारा सही आंसर आ गया। क्या हो गया, सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 जो है वह हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए भाई एक और क्वेश्चन है, प्यूफा म्यूफा के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू क्लियर दैट ऑल्सो, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि कुल कैलोरी, मान लीजिए कोई भी ऐसा इंसान है जो कुल कैलोरी पूरे दिन 2000 कैलोरी खाता है, और अनुशंसित प्यूफा ऊर्जा जो है वह हमेशा कैसे होनी चाहिए, ये भी नहीं दे रखा होगा, ये मैंने जानबूझकर दे दिया है कि प्यूफा का फॉर्मूला क्या होता है। प्यूफा भी 10% से कम खाना चाहिए, कम लेना चाहिए, ऐसे नहीं खाते जा रहे हो, मूंगफली है तो खा लिया, घी है तो खा लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 10% से क्या होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। प्यूफा भी 10% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो अधिकतम अनुमत प्यूफा ग्राम में निकालिए, ये क्वेश्चन जो है वह आया है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है यहां पर अधिकतम अनुमत प्यूफा जो है, प्यूफा निकालिए, प्यूफा मतलब फैट के प्रकार है, म्यूफा, प्यूफा, ईएफए, टीएफए सब फैट के प्रकार है, एसएफए। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, बताइए भाई क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले 10% से कम होना चाहिए, तो 10% निकाल लो, जो भी टोटल कैलोरी है 10% निकालो, कितना हो गया, 2000 का, निकालिए भाई क्या हो गया यहाँ पर, इसको हम रब कर रहे हैं, 10% निकालेंगे, भाग करेंगे, प्रतिशत की जगह 100 लिख दूं तो क्या होगा यहाँ पर कितना हो गया, ये 200 आ गया, बराबर हो गया किसके, 200 के। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, 200 को भाग करना पड़ेगा किससे, 200 को भाग करना पड़ेगा 9 से, करिए, 9 दुके 18, फिर आ गया 9 दुके 18 है ना, फिर बचेगा क्या 2, फिर 9 दुके 18, फिर रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 22.22 ऐसे कुछ चलता जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अरे यार 22.2, तो इसका मतलब क्या है, राउंड ऑफ करके क्या आ गया, राउंड ऑफ करके आ गया 22 ग्राम हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। सी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सी क्या कहेंगे, सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही है, इस तरीके से यदि क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, करके आना है, बस करके आना है। 22 ग्राम आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आंसर जो है वह हमारा सही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लगाए, एक और क्वेश्चन लगाते हैं, हाथ जो है वो और साफ हो। इधर देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आएंगे। इधर देखिए, एक मरीज 70 ग्राम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका, और 60 ग्राम वो कार्बोहाइड्रेट लेता है, तो ये तो आसानी से निकाल लेंगे। बताओ भाई, एक मरीज है जो कितना जो है कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब कुछ नहीं कि कार्बोहाइड्रेट लेने से कितनी शुगर उसके शरीर में बढ़ रही है। तो बताओ भाई क्या होगा यहाँ पर। 2-4 सवाल है, ऐसे करोगे तो हाथ साफ होगा। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर एक मरीज है जो क्या ले रहा है, क्या है, कितना ग्राम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ले रहा है और कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, निकाल लो फटाफट से। कैसे निकालेंगे, तो जीएल क्या होगा, जीएल का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, ग्लाइसेमिक लोड, जीएल मतलब ग्लाइसेमिक लोड। फॉर्मूला क्या होता है, जीआई को गुणा कर दो किससे, कार्बोहाइड्रेट से, और भाग कर दो किससे, 100 से। निकालिए कितना हो गया यहाँ पर, 70 और 60 और यहां पर 100 है ना। हाँ,
तो कितना हो गया यहाँ पर, सही आंसर क्या होगा, 7 कितना हो गया, 42 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, एक और क्वेश्चन लगाओ, शाबाश, लगाते जाओ ऐसे ही, इसी तरीके से थोड़ा हाथ और साफ होगा इसमें। CHD जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हृदय रोग जिसे आप कहते हैं ना। तो हृदय रोग के लिए कुल किलो कैलोरी का लगभग 20% किससे आ रहा है, 20% म्यूफा से आ रहा है। 20% किससे आ रहा है, म्यूफा से आता है। यदि ऊर्जा आवश्यकता 1600 किलो कैलोरी है तो कितने ग्राम म्यूफा दिया जाना चाहिए, बताइए भाई, कितने ग्राम आप उसे म्यूफा दे सकते हैं। आंसर निकालिए फटाफट से, शाबाश, आंसर निकालिए जल्दी से। अब अपने आप निकालेंगे, मैं देखूंगी सिर्फ और सिर्फ देखूंगी किसने सही दिया है किसने गलत दिया है। निकालिए भाई, निकालिए, इसी तरीके से निकालिए। कितना आ गया आंसर, कितना आ गया, 32, कोई 42 कह रहा है, बीबी कह रहा है, कोई डीबी कह रहा है। अब तो निकल जाना चाहिए। 32 होगा, क्या होगा, क्या होगा, निकालिए भाई, क्या होगा, 32 होगा, 32 ग्राम आएगा। देखे जरा एक बार, चलिए देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। तो देखिएगा, CHD रोग के लिए कुल किलो कैलोरी का लगभग 20% म्यूफा अनुशंसित है। देखो भाई, तो कुल कैलोरी जो है वो कितना ले रहा है, 1600 ले रहा है। कितना ले रहा है, 1600। तो म्यूफा का फॉर्मूला भी यही होता है, चाहे दे या ना दे। अगर बाई चांस ये नहीं भी देना तो हमें पता होना चाहिए, अंडरस्टूड है कि म्यूफा जो होता है, म्यूफा में कितना लेना है, 20% से कम लेना होता है। ये फॉर्मूला है, पहली बात तो ये समझिएगा, कुल कैलोरी का म्यूफा इतना होता है। तो अगर हम निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 20% निकाल लीजिए, किसका, कितनी कैलोरी है, 1600 है। तो मैं ऐसे लिख दूं, सीधा सीधा चलेगा, 20 को 20 में 100 और गुणा कर देंगे किससे, 1600 से भाग कर देंगे। निकालिए भाई, कितना आ गया, 16 दुके कितना हो गया, 32 हो गया। तो 320 कैलोरी यहां पर आ गई। अभी कैलोरी निकली है, अभी आंसर नहीं निकला है। अब हमें क्या, किससे भाग करना पड़ेगा, इसे 9 से भाग करना पड़ेगा। तुम्हारा 32 कैसे आ रहा है, बताइए, बताइए 32 कैसे आ गया, मुझे तो ये सुनना है, ये समझना है कि कैसे आया। तो अगर भाग करो कितना हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा कितना होता है, 36 है ना, यानी कि इसे छोटा होगा, यानी कि 3 आ गया, 3 पर भाग देना पड़ेगा। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5, 50 और 5 पे भाग करना पड़ेगा, राइट, 35। पॉइंट में निकलेगा ये आंसर, पॉइंट में निकल रहा है ये आंसर। तुम्हारा 32 कैसे आया, बताओ, कैसे निकाला तुमने 32? सही तो किया ना मैंने, सही किया है मैंने तो, तुम्हारा तुमने गलत किया है। तो 32 किसका निकला था, पहले आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, किसका निकला था 32, किसका निकला था? गलत करते हो आप गुप्ता जी। तो 35 आएगा ना, पॉइंट में निकलेगा इसका आंसर। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 35 के बराबर ही होगा। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये गड़बड़ कैसे हो गई भाई, गड़बड़ कैसे होगी, बताओ, आप ही बताओ गड़बड़ कैसे हुई है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, शाबाश। अच्छा भाग नहीं दिए थे, क्यों? तो और 32 कैसे बोल दिए, वो तो 320 है। कैसे? कुछ भी, मतलब कहीं से भी आंसर निकालना है। ये होता था 10वीं क्लास में, होता था मेरे साथ। ये कैसे भी करके आंसर निकालना ही निकालना है, तो ऐसे मत बनिएगा, है ना, वो बच्चों वाली बात हो गई। और हमें कैसे भी करके आंसर निकालना है, ये नहीं होना चाहिए, हमारा सिलसिला तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। समझ में आ रही है? चलिए भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। यकृत सिरोसिस में आहार किस प्रकार से होना चाहिए? फिर से लीवर की समस्या आ गई, तो आप क्या कहोगे उस केस में, हमें कैसा जो है आहार देना चाहिए? अगर यकृत की समस्या है तो आप प्रोटीन दे सकते हैं जब तक कि यकृत कोमा ना हो। ये ध्यान रखना, जब तक कि यकृत कोमा ना हो तब तक आप ये सारी चीजें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई। सिरोसिस के रोगियों को आहार का कौन सा घटक, देखो यकृत सिरोसिस का मतलब किडनी से संबंधित समस्या है, गुर्दे से संबंधित समस्या है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटीन देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे, खनिज देंगे, विटामिन देंगे। कौन सा घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है? ऐसे इंसान जिनको यकृत की समस्या होती है, तो आप क्या, यकृत कह रही हूं, जिनको लीवर की समस्या होती है, सिरोसिस की समस्या होती है, किडनी की समस्या, क्या हो गया टाइम मुझे लग रहा है तो जिनको किडनी की समस्या होती है तो उनको क्या करना चाहिए, ऐसे केस में क्या करना चाहिए, बताइए भाई, क्या कहोगे? जिनको सिरोसिस होता है तो उनको क्या करना चाहिए ना ये क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे यहां पर, बताइए क्या करेंगे उनके लिए, क्या करेंगे?
कौन सा घटक जो है अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो जाहिर सी बात है ऊर्जा वाली जो चीजें आएंगी वो किस में आएंगी? कार्बोहाइड्रेट में आएंगी। क्या आएंगी? कार्बोहाइड्रेट। जहां ऊर्जा आ गया वैसे भी कार्बोहाइड्रेट होगा। तो बी आंसर क्या हो गया हमारे यहाँ पर? सही हो गया। नेक्स्ट पर आ जाओ। दवा प्रतिरोगी मिर्गी के मूर्छा जिसे हम कहते हैं, यदि कोई ऐसा इंसान है जो मूर्छा रोग वाला है, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बार बार दौड़े, मुंह से झाग निकल आना, एकदम बॉडी स्टिफ हो जाना, तो ऐसे केस में उनको किस प्रकार का आहार देना चाहिए या उचित होता है? ऐसे केस में उन्हें क्या देना चाहिए? देखिए, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या मूर्छाधार हो जाता है, मूर्छा, इसे हम क्या कहते हैं? मूर्छाधार। मूर्छाधार हो जाता है, तो ऐसे केसेस में उन्हें हम क्या देंगे? कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना देंगे, उच्च वसा वाला आहार यानी कि कीटोजेनिक आहार दे सकते हैं। कीटोजेनिक आहार दे सकते हैं, कम कार्बोहाइड्रेट वाली हमें यहाँ पर चीजें देनी होंगी। क्यों? कारण क्या है? अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें देते हैं तो इससे क्या होगा? दवाइयां असर नहीं करेंगी, एक बात का ध्यान रखें। तो ऐसे केस में इन लोगों को, मतलब दवाइयां इस केस में बहुत ही कम असर करती है। फीडिंग जो है, ये जो फीड्स जिसे हम कहते हैं ना, दौरे पड़ना ना, एकदम से दौरे पड़ गए, लेट गए, हाथ पैर ऐसे जकड़न से हो गए, कीटोजेनिक डाइट दी जाती है, लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट। इसमें क्या होता है बेसिकली? इसमें शरीर ग्लूकोज की जगह उसे फैट की एनर्जी जो है उसके रूप में जो है बदल देता है। तो बेसिकली फैट चाहिए होता है। फैट किसे मिलता है? कीटोन बॉडीज बननी चाहिए, जिससे क्या बनती है? कीटोन बॉडीज बनती है। अगर हम फैट वाला खाना देंगे उसे तो कीटोन बॉडीज बनेगी। कीटोन बॉडीज बनेगी तो क्या होगा? इससे दौरे कम हो जाएंगे, क्लियर है? इससे सीजर्स कम हो जाते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में कहा जाता है कि कीटोन डाइट जो है वह देनी चाहिए। फैट जो है वह ज्यादा होना चाहिए। फैट ये कहा भी जाता है कि जो फैट का रेशियो है वह हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैट का रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट एक जगह, फैट जो है वह एक जगह, ऐसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ। मिर्गी में कीटोजेनिक आहार में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक रखी जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया भी, कीटोजेनिक में हमें वसा जो है वह अधिक रखना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में? ये भी बहुत जो है वह सवाल आता है, ये पॉइंट भी आता है काफी हद तक, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या समस्या होती है? पहले तो मैं चाहूंगी कि आप लोग यह बताएं, और इसमें हमें क्या डाइट बेसिकली देनी पड़ती है? क्या कहेंगे? इसमें हमें किस प्रकार की डाइट जो है वह देनी पड़ती है? ये भी क्वेश्चन देखो, नाना प्रकार के भांति प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सिरोसिस की समस्या के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस के उस पर क्वेश्चन आते हैं। एक सेकंड रुकेगा, है ना, ऐसे इस तरीके से जो है वह क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, राइट? क्लियर है बात? समझ में आ रही है? चलिए भाई बताइए, इसमें हम क्या करते हैं? हाई सैचुरेटेड फैट देंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट देंगे, या लो सैचुरेटेड फैट देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं किसके बारे में? एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक प्रकार की ऐसी समस्या है जिसमें ये काफी सारी चीजों से बेसिकली जुड़ी होती है। ये हार्ट से भी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, इस बात का ध्यान रखें। किससे जुड़ी होती है? हार्ट से भी, ठीक है? तो ऐसे केस में हम कम तृप्त वसा वाला जो है खाना देंगे, यानी कि फैट वाली चीजें नहीं देंगे। और आपको पता है कि हार्ट रोग में क्या देना पड़ता है? हृदय रोग में क्या देना पड़ता है? हमें उच्च फाइबर वाला आहार देना पड़ेगा। कैसा आहार देना पड़ता है? तो आपके कहेंगे उच्च फाइबर वाला आहार देना पड़ता है। तो नाम एक है, बात अलग है, बस मतलब नाम अलग है, बात एक है, बस इस बात का ध्यान रखें। समझ में आ गई है? यदि यहां से क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या देना पड़ता है। चलिए भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, शाबाश। नेक्स्ट पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्या कह रहा है? एथेरोस्क्लेरोसिस में किस प्रकार के वसा से बचना चाहिए? बताइए किससे बचना चाहिए? तो एक ही हमारे पास उदाहरण होगा और वह इसका आंसर क्या होगा? क्या कहेंगे? हमें ट्रांस फैट से बचना चाहिए। ट्रांस फैट दोगे क्या? वह सही नहीं है, अच्छा फैट थोड़ना है। तो ट्रांस फैट से हमें क्या करना चाहिए? हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, शाबाश। डैश डाइट एक आपने सुनी होगी या TLC डाइट सुनी होगी, ये किसमें रिकमेंड की जाती है? डैश डाइट का मतलब होता है नमक कम वाला, सोडियम कम वाली जो है डाइट होती है। ये ज्यादातर आपने देखा होगा उच्च रक्तचाप या एथेरोस्क्लेरोसिस के केसेस में भी, यानी कि जिसको हार्ट की समस्या है या फिर BP की समस्या है, इस केस में हमें डैश डाइट देनी पड़ती है। क्या? कौन सी? डैश डाइट कौन सी होती है? जिसमें नमक की मात्रा कम होती है,
नमक, सोडियम की मात्रा कम होगी, सोडियम कम होता है, सोडियम की मात्रा क्या होगी जी, कम होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि यहां से आ जाए तो पता रहना चाहिए। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक एक चीज को लगाते जाइए। अब आता है क्या कहते हैं, पोलियोमाइलाइटिस में मुख्य आहार सिद्धांत क्या होगा। पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है बेसिकली, पहले तो मुझे यह बताएं, इसमें क्या दिया जाता है, कैसी समस्या हो जाती है। तो आप सभी को पता है, इसके अंदर जो शरीर है ना मुरझा भी जाता है, और इसमें हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन वाली डाइट देनी पड़ती है। क्या, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन वाली डाइट देनी पड़ती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, जीर्ण ज्वर, जैसे हम टीबी हो गया, मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया, ये बार बार ज्वर आती ही रहते हैं। आपने देखा होगा बार बार लोगों को टाइफाइड हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, अभी ठीक हो गया फिर से आ गया, फिर से पी लिया था, मतलब अभी पी लिया ठीक हुआ, फिर से पी लिया आ गया। तो ये आता जाता रहता है। इसमें आहार किस प्रकार का होना चाहिए, क्या कहेंगे, कम कैलोरी वाला, कम प्रोटीन वाला, उच्च कैलोरी वाला, उच्च प्रोटीन वाला, या फिर केवल कार्बोहाइड्रेट वाला आहार, या फिर केवल तरल आहार कहेंगे। तो देखिए, जिसको भी ज्वर, जब भी फीवर की बात होगी ना, ऐसे केस में हिम्मत टूट जाती है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, प्रोटीन जो है वह भी हमें चाहिए होते हैं ताकि ऊर्जा आए, नहीं तो फिर लेटे ही रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस केस में, हमें कैसा खाना देना चाहिए, अधिक प्रोटीन वाला या अधिक कैलोरी वाला हमें खाना देना चाहिए। नेक्स्ट पर आ जाओ, शाबाश। दस्त में ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित में मदद करता है। क्या, यह हमें इलेक्ट्रोलाइट्स देता है। जितना पानी शरीर से जा रहा है, डिहाइड्रेशन की जो है स्थिति आ सकती है, सूखा पड़ सकता है अंदर भी, इसलिए हमें हाइड्रेशन लाना होगा। और हाइड्रेशन कैसे आएगा, जब हम ओआरएस का घोल पिएंगे, ये ध्यान रखना। तो ऐसे केस में रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हैं हमें सीधा सीधा, समझ में आ गई है। तो ओआरएस का घोल क्या करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है। इलेक्ट्रोलाइट समझ लो कि करंट है, जो खून को इधर से उधर, आपकी रक्त वाहिनियों को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। ये नहीं होगा तो रुक जाएगा सब कुछ मामला। तो भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाए, शाबाश। कब्ज के रोगी को अपने आहार में रेचक फल शामिल करने की सलाह दी जाती है। लेग्जेटिक फ्रूट जिसे हम कहते हैं, लेग्जेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं तो दवाई दी जाती है। एक दवाई आती है, क्या कहते हैं, लेक्सोडर्मा के नाम से आती है ना, मतलब लेग्जेटिव दिया जाता है ताकि रिलीज हो, है ना, कब्ज जो है ना रहे। तो ऐसे केस में पपीता खाओ, आलू बुखारा खाओ, अंजीर खाओ, गुदगुदी वाली चीजें खाओ, अमरूद खाओ। तो इससे क्या होगा, इससे कब्जी नहीं होगी। ये आपके लिए भी है ना, आपके लिए भी है। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होते होंगे, है कि नहीं, कहोगे मैडम छी क्या बातें कर रही हूँ। सच में ये बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पास्टिक कब्ज क्या होता है, स्पास्टिक कब्ज तो हमने क्या डिस्कस किया था। स्पास्टिक कब्ज में टुकड़ों में निकलता है, क्या निकलता है, मरोड़ों से निकलता है। तो बहुत अधिक फाइबर और मोटा चोकर दिया जाना चाहिए, कम अवशेष वाला खाना या नरम आहार दिया जाना चाहिए, या फिर उच्च प्यूरिन आहार दिया जाना चाहिए, है ना, या फिर प्रोटीन ज्यादा देना चाहिए क्या, या फिर कीटोजेनिक आहार देना चाहिए, यानी कि वसा ज्यादा देनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, ऐसे केस में हमें लो रेसिड्यू वाला खाना, लो रेसिड्यू मतलब सॉफ्ट डाइट दो, नरम आहार दीजिए ना, दाल, खिचड़ी, दलिया, ऐसे रिकमेंड किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, बी आंसर क्या होगा, सही होगा। ज्यादा फाइबर भी नहीं दे सकते ऐसे केस में, तब भी दिक्कत है। फाइबर देंगे तो पचेगा नहीं, फाइबर सलाद वलाद खाते हो तो धीरे धीरे पचता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, शाबाश। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया को निम्न नामों से भी जाना जाता है। तो आप इसे क्या कहेंगे, आयरन की कमी से अगर अनीमिया हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहोगे, बताओ भाई। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक अनीमिया के नाम से जानते हैं, या फिर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के नाम से भी जानते हैं, या पॉर्निशियस अनीमिया के नाम से भी जानते हैं, या हेपेलिटिक अनीमिया के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक अनीमिया। ये मैंने अनीमिया के प्रकार बताए हैं ना आपको, कि नहीं बताए हैं मैंने, है ना, बताए हैं। टाइप्स ऑफ अनीमिया बता रखा है, किसमें क्या होता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें अनीमिया का मतलब क्या होता है कि खून नहीं बन पा रहा है, पहले तो ये समझ लीजिए, यानी कि आप आयरन नहीं खा रहे हैं, पीलापन आपके अंदर है, एकदम सफेद सफेद से दिखती हैं चीजें, आप गुड़ नहीं खा पा रहे हैं, सब्जियां नहीं खा पा रहे हैं, अनाज नहीं खा पा रहे हैं, तो ये इसका मतलब आपको अनीमिया होने वाला है।
तो ऐसे केस में जो जनरल नाम है इसका अनीमिया का रोग, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हाइपोक्रोमिक माइकोसाइटिक अनीमिया इसे हम कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें फोलिक एसिड जो होता है, जो आपका B12 और बेसिकली जो फोलिक एसिड है उसकी कमी पाई जाती है। क्लियर है बात। और इस वजह से जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, असामान्य सी हो जाती हैं। जीभ होगी, जैसे ये जीभ है ये लाल नहीं दिखेगी, थकान इतनी आएगी, नसों की कमजोरी होगी, नाड़ियों में दर्द होगी। तो ऐसे में रिकमेंड किया जाता है कि आप अंडा खाएं, मछली खाएं, दूध पिएं ज्यादा से ज्यादा, ये सब रिकमेंड किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें फोलिक एसिड की कमी है और B12 की, फोलिक एसिड और B12 की कमी रहती है इसमें। ये क्या होता है, पर्नीशियस अनीमिया का मतलब क्या होता है, या हेमोलिटिक अनीमिया का मतलब क्या होता है, सभी पता होना चाहिए। जब हम पर्नीशियस अनीमिया की बात करते हैं, ये कैसे अनीमिया है जिसमें शरीर में ज्यादातर B12 का अवशोषण नहीं हो पाता है, फोलिक एसिड नहीं, B12 सिर्फ और सिर्फ यदि B12 के ऊपर ही बात करी जा रही है, B12 नहीं है आपके शरीर के अंदर ठीक है। और पेट में भी कमी रहती है, इस बात का ध्यान रखना। तो B12 के इंजेक्शन लगते हैं, इसे पर्नीशियस अनीमिया के नाम से जानते हैं। हेमोलिटिक क्या होता है, यदि आ जाए हेमोलिटिक अनीमिया क्या होता है, जो हमारे क्या कहते हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, RBC है, RBC पहले से ही समय से पहले ही नष्ट हो रहे हैं, तो ये समस्या हो जाती है। RBC की वजह से होती है, रेड ब्लड सेल की वजह से होती है। रेड ब्लड सेल जो है वह समय से पहले ही क्या हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, है ना। किस केस में होते हैं, मलेरिया हो गया, जैसे मान लीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें हो गया तो इसमें भी पीलिया आता है, इसमें भी कमजोरी होगी, सब कुछ होगा। एक और होता है जिसे अप्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं। अप्लास्टिक अनीमिया में बोन मैरो में समस्या होती है, बोन मैरो का कम होना या उसका काम ना होना। जैसे हमारे शरीर के अंदर बोन मैरो होता है ना, तो एक होता है अप्लास्टिक अनीमिया। अप्लास्टिक अनीमिया में बोन मैरो की समस्या होती है, बोन मैरो की क्या होगी बेटा, बोन मैरो की समस्या हो जाएगी, है ना। और अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं, इसकी समस्या होना, और जिसकी वजह से जो नई रक्त कोशिकाएं हैं वह नहीं बन पा रही है, तो ये भी बड़ी समस्या वाली बात है। थैलेसीमिया भी एक ऐड भी आती थी, थैलेसीमिया, खून नहीं बन पा रहा है, ये अनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया भी होता है एक, थैलेसीमिया भी खून की कमी होता है, अक्सर छोटे बच्चों में हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये अनुवांशिक रोग है। सुन लीजिए, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने क्या पढ़ा था, एक और अनीमिया पढ़ा था, बहुत सारे अनीमिया के प्रकार है, रक्तस्रावी अनीमिया भी पढ़ा था, काफी सारी चीजें पढ़ी थी, याद रखना, बस याद रखना, नोट्स को ना अच्छे से देखना, बस नोट्स ही काम कर जाएंगे। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो झटपट से आंसर निकलना चाहिए, और वो क्या है, फोलिक एसिड और विटामिन B12, राइट। सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, आयरन की कमी होगी, या फिर असामान्य हेमोग्लोबिन निर्माण होता है, या विटामिन B12 की कमी होती है, अत्यधिक रक्त हानि होती है। तो सिकल सेल अनीमिया में बेसिकली आपने देखा होगा वो क्या होगा, असामान्य हेमोग्लोबिन, क्या कहते हैं इसे, असामान्य हेमोग्लोबिन होता है, अब नॉर्मल हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये अनीमिया के प्रकार है। अप्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, अस्थि मज्जा की विफलता के कारण होता है, लोह की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण। बताओ भाई, थके तो नहीं हो तुम, लाइक वाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी, हाँ। अस्थि मज्जा की विफलता फटाफट से लगा देंगे आप, तो आंसर तो अब झटपट से आना चाहिए। क्या कहेंगे, अस्थि मज्जा की विफलता के कारण होता है, ये ध्यान रखना, राइट। समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आएंगे, शाबाश, लगाओ भाई लगाओ, खत्म होने वाले क्वेश्चन।